बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग पब्लिक, सुबह बखैर। मैं हूँ रुकमा इरफान मलिक, मेरे साथ मौजूद हैं अब्दुर्रऊफ साहब। अस्सलाम वालेकुम। तो जनाब आखिरकार हमारे प्राइम मिनिस्टर के चेहरे पे मुस्कुराहट आई गई। हाँ। कल देखा खिलखिला के हंसे भी मुस्कुराए भी, और वो मुस्कुराने की क्या वजह है? महल में हरमीत से पूछते हैं। हाँ, उसको शायद पता होगा मुस्कुराने के अंदर की कहानी क्या है। हेलो हरमीत। वालेकुम सलाम सर, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग। बिल्कुल सर, जिस तरह हम देख रहे थे कि अपोजिशन पे जिस तरह हम देख रहे थे कि हुकूमत पर अपोजिशन जिस तरह एक्टिव थी 2 हफ्ते पहले, और लग ऐसे रहा था कि बहुत बड़ी जो है वो कुछ तब्दीली आ सकती, और जिस तरह मुलाकातें चल रही थी और मुलाकातों को जो नया नया सिलसिला चल रहा था, और 14 साल जो मुलाकातें, वो मुलाकातें जब नवाज शरीफ साहब ने कसम खाई थी कि मैं चौधरी बरादरान और शेख रशीद साहब इनसे कभी मुलाकात नहीं करूँगा, अचानक जो है उनको याद आई चौधरी साहब की तबीयत का और वो वहां पे पहुंच गए। तो ऐसे में तो लग रहा था, क्योंकि एक तरफ हम देखें तो हुकूमत के अंदर इत्तेहादी जो है वो खुद जो एमकेएम की जो लोग हैं वो भी जाके खुद लोगों से मिल रहे थे। वहां से जहांगीर तरीन ग्रुप का अचानक जो है वो अलार्मिंग सिचुएशन थी, तो वहां एक पोजीशन तो ऐसी बनी थी कि कोई ना कोई चीज जो है वो हो सकती है, जिससे थोड़ी बहुत घबराहट जो है वो तो देखी जा सकती, चेहरों पे देखी जा सकती थी उस वक्त। लेकिन कल अचानक जिस तरह मोनस इलाही साहब ने ये कहा कि भैया घबराना नहीं है, जिसका हौसला हमेशा वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब असल बात ये है तो घबराना नहीं, और फिर वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब का जवाब बड़ा इंटरेस्टेड था। जी बिल्कुल ठीक आपने बात की। अच्छा, ये आज हमारी एक मेन स्टोरी भी है, मेरे ख्याल में वहां के लिए रख लेते हैं। उसी सेगमेंट में मजीद डिटेल्स अपने नाज़रीन के साथ शेयर करेंगे। एनालिस्ट भी हमारे साथ शो में मौजूद होंगे। अभी हम क्विकली टॉप स्टोरीज की तरफ आते हैं। सो आज हम आगाज करेंगे हमेशा डेली डोज के साथ। उसके बाद यही टॉपिक जो अभी हमने जिसके साथ आगाज किया, मुस्लिम लीग काफ और हुकूमत के दरमियान हिचकिचाहट दूर हो चुकी है, और इस हिचकिचाहट की दूरी के बाद प्राइम मिनिस्टर साहब के चेहरे पर मुस्कुराहट भी आ चुकी है। सो इस पर भी आज हम डिस्कशन करेंगे। इसके बाद कंदील बलोच कत्ल केस के मरकजी मुलजिम को 6 साल बाद रिहा कर दिया गया है। बड़ी अनफॉर्चुनेट सिचुएशन। जब भी मैं इस तरह के केसेस देखती हूँ, एक तरफ नूर मुकद्दम केस, उस्मान मिर्जा केस, ये केस और इसके अलावा बेशुमार ऐसे केसेस हैं, रियासत उनकी पैरवी खुद करने की हामी भरती है, बट प्रैक्टिकली कई साल भी गुजर जाते हैं, मुल्जिमान बरी हो जाते हैं, राजीनामे हो जाते हैं, जो गवाहान होते हैं वो अपने बयानात से मुनहरिफ हो जाते हैं। उसमें शामिल कर ले शाहरुख जतोई भी। शाहरुख जतोई सर, ये तो हम ऐश करता वो बहुत हाई प्रोफाइल है। ये हो गए, उस्मान मिर्जा हो गए, नूर मुकद्दम केस हो गए, लेकिन कंदील बलोच तो गरीब गुरबा, मतलब वो है ना, वो सुलहनामा आपस में ही कर लिया, माँ ने माफ कर दिया, माँ ने माफ किया तो उन्होंने कहा चलो जी। मतलब लेकिन मेरे ख्याल में ऐसे में रियासत को खुद इस तरह के केसेस को परसू करना चाहिए। जब सारे एविडेंसेस मौजूद हैं, बयानात कलमबंद हो चुके हैं, फिर कैसे गवाहान आके मुनहरिफ हो जाते हैं अपने बयानात से? ये सारी चीजें नॉलेज में होती हैं, अदालती कार्रवाई का हिस्सा होती हैं, फिर भी इस तरह से होना। एनीवेज उसको हम आगे चलकर डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ लाहौर की एक स्टोरी बड़ी इंटरेस्टिंग किस्म की है। 22 माह के बच्चे मोहम्मद अयाज से आपकी मुलाकात करवाएंगे। बहुत एक्सेप्शनल स्किल्स हैं इस बच्चे की, और इन्हीं स्किल्स की बिना पर इसने कई तमगे और कई एजाजात अपने नाम किए हैं। बच्चा डॉक्टरेट तक ली हुई है। यस, कमाल है भाई। रीजंस क्या है, हाउ? तो ये बच्चा भी हमारे साथ हरमीत आज शो में मौजूद होगा, और इसके फादर भी आज हमारे साथ शो में मौजूद होंगे। इसके साथ साथ अगर हम देखें, कुछ अर्सा पहले भी हम स्टोरी डिस्कस कर चुके हैं कि हमारे यहाँ तालीमी इदारों में मुनशियात का इस्तेमाल बढ़ता चला जा रहा है, और इसकी रोकथाम कैसे की जाए? वालिदैन बहुत ज्यादा परेशान है। कहाँ पर हम कोई लूज होल छोड़ रहे हैं जिसकी वजह से अभी तक हम इस सिचुएशन पर काबू नहीं पा सक रहे। इतनी खतरनाक सूरत हाल है कि कहते हैं कि आइंदा आने वाले दिनों में 1 करोड़ 70 लाख इस वक्त हैं मुनशियात इस्तेमाल करने वाले, और इनकी तादाद बढ़ के 1 करोड़ तक जा सकती है, जो बहुत अलार्मिंग सूरत हाल है। ये कहा जाता है कि जो जिन मुल्कों में इंतहाई ज्यादा शरह है, उन मुल्कों में से ये शामिल है। बिल्कुल ठीक हो गया। और इसके बाद हम रुख करेंगे मुल्तान का, और मुल्तान की स्टोरी हमारे पास ये है कि सेफ सिटी प्रोजेक्ट जो है, ये मंसूबा फंड्स की कमी की वजह से अभी तक पोस्टपोन है, तातुल का शिकार है, और वहां पर जराइम में बहुत ज्यादा इजाफा होता जा रहा है। वैसे मेरे ख्याल में इस चीज को हमें महज मुल्तान तक ही नहीं रखना चाहिए। मैं जितनी भी आजकल मेन सिटीज हम देख लें, कराची में बहुत ज्यादा जराइम थम चुके थे। इस्लामाबाद की मिसाल ले लें तो आप हैरान हो जाएंगे।
जी 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 बहुत सारे कैमरे यहाँ पे खराब हैं, सिर्फ सिटी के अगर जाग दें तो कैमरे में आपको नजर नहीं आता कि मुलजिम ने वारदात कैसी की। तो ये इस्लामाबाद की सिचुएशन है, बाकी शहरों को तो छोड़ें आप। हाँ, इस्लामाबाद क्या, बिल्कुल आप ठीक बात करें, कराची ले लें, लाहौर ले लें, ये मेन सिटीज हैं हमारे पाकिस्तान की। तमाम जगहों पर एक जैसी सूरत हाल है। बट एनीवेज हम मुल्तान का रुख करेंगे और ये स्टोरी आपके साथ डिस्कस करेंगे, और इसके अलावा कुछ हमारे पास स्पेशल रिपोर्ट्स भी हैं। डेली डोज के साथ हम आगाज करेंगे और सबसे पहली स्टोरी हमारे पास इस हवाले से है जनाब कि आज 15 फेब है और आज बच्चों के कैंसर का इंटरनेशनल डे सेलिब्रेट किया जा रहा है। और बेसिकली इस दिन को मनाने का मकसद ये है कि बच्चों के अंदर जो कैंसर की इकसाम है, इनकी अलामात है, बरवक्त तशखीस और उसके बाद ट्रीटमेंट, इन तमाम चीज़ों से मुतालिक जो है अवेयरनेस पेरेंट्स में पैदा की जाए। ऑब्वियसली पेरेंट्स ही लुक आफ्टर कर रहे होते हैं बहुत से बच्चों को, और कोई भी अगर सिम्टम्स आप किसी भी बच्चे में देख रहे हैं जो कि प्रोलॉन्ग कर रहे हैं, लेट्स से नज़ला है, जुकाम है, खांसी है, अगर वो लंबा तवील चलता रहे, बच्चे के जिस्म के ऊपर कोई गिल्टियां नजर आ रही हैं, तो बजाय इसके कि आप टीबी का इलाज शुरू कर दें, आप सबसे पहले बायोप्सी करवाएं अपने बच्चे की उन गिल्टियों की। अच्छा, इसी तरह उसकी आंख में कोई आपको सफ़ेद रंग का कोई दाना सा नज़र आता है या मतलब कोई निशान नज़र आता है, तो फौरी तौर पे किसी डॉक्टर को दिखाएं, उसको मशवरा करें। इस तरह की बहुत सी अलामात हैं। अफसोसनाक बात यह है कि बच्चों के कैंसर का ट्रीटमेंट, जहां दुनिया के बाकी ममालिक में 80% के करीब कहा जाता है कि बच्चे ट्रीट होकर ठीक हो जाते हैं, पाकिस्तान में ये परसेंटेज सिर्फ 20% है। तो बच्चे की अर्ली तशखीस हो जाना ये काफ़ी नहीं है, उसका इलाज भी उतना ही अच्छे तरीके से होना वो भी लाजमी बात है। बिल्कुल ठीक। हरमीत, हम जिस तरह से ये चीज़ डिस्कस कर रहे हैं, कुछ अर्सा पहले तक जब मैं अपनी स्टडीज़ कर रही थी तो उस दौरान न्यूट्रिशन की प्रैक्टिस करने में शौकत खानम में जाती थी। अब तो शौकत खानम पेशावर में भी शौकत खानम बन चुका है, बट उस टाइम पे सर वहाँ पर इतने मरीज आते थे पेशावर और KPK की साइड से, और बच्चे वहाँ के इतने ज़्यादा होते थे जिसकी कोई हद नहीं। और यही बात के पेरेंट्स जो है वो लागर्जी करते हैं, जिसकी वजह से वो फिर बच्चे जो है वो ऐसी स्टेज आप पहुंचती है जहां पर रिकवरी प्रॉपर देखभाल जो है, अगर आप जाए ना, आप इन इलाकों में जाती हैं और आप मुख्तलिफ इलाकों में, हम तो इस्लामाबाद और लाहौर और यहाँ पे देख लेते हैं, लेकिन जब आप इन इलाकों में जाते हैं, उन देही इलाकों में जाते हैं, तो वहाँ पे उस तरह केयर नहीं की जाती न बच्चों की, न बस बीमार हो गए तो वहाँ कंपाउंडर बैठा हुआ है उनके पास ही चले गए, इतनी खास ट्रीटमेंट नहीं होती, जिसकी वजह से अक्सर ये चीजें जो रोज साहब बता रहे हैं तो ये लेंथी हो जाती है बीमारी, और अक्सर उसमें कैंसर जो है वो डायग्नोज हो जाता है। तो ये बात भी है कि बहुत सारे लोग जो हैं, बहुत सारे पेरेंट्स जो हैं, बच्चे तो लाते हैं, बहुत सारे दर्जनों बच्चे ले आते हैं, लेकिन फिर उनको उनकी देखभाल करना मुनासिब तरीके से वो नहीं हो पाती, जिसकी वजह से बच्चे जो है इस तरह अमराज में मुब्तला हो जाते हैं। बिल्कुल ठीक बात। और यही मैसेज जिस तरह से रऊफ साहब ने स्टार्ट में ये बात की, कोई भी अगर अलामत बहुत लंबे अरसे से आप बच्चे में देख रहे हैं तो उसके हवाले से बिल्कुल नेग्लिजेंसी नहीं करनी, बल्कि उसको प्रॉपर एक अच्छे डॉक्टर को दिखा लें, अच्छे मौलिज को दिखा लें, ताकि बर वक्त तशखीस हो जाए और उसके बाद ट्रीटमेंट की तरफ आया जा सके। और मुझे तो लगता है आजकल का दौर ऐसा है, किसी को भी अपने हवाले से कोई भी नेग्लिजेंसी नहीं करनी चाहिए। होता कुछ है, निकलता कुछ है, सो टाइम बहुत खराब चल रहा है, सो किसी को भी नेग्लिजेंसी नहीं करनी। एनीवेज, हम अगली स्टोरी की तरफ आते हैं डेली डोज की, और जरा मूड को थोड़ा सा लाइट कर लें। कीनिया की 98 साला खातून है हरमीत, जिन्होंने स्कूल में दाखिला लेकर सबको हैरान कर दिया। हम पहले भी ये डिस्कस करते हैं कि तालीम हासिल करने की कोई उम्र तो नहीं होती है, लेकिन आप देखें कि 98 ईयर्स की एज में इनको 6th ग्रेड में एडमिशन दिया गया और ये अपने पोते पोतियों के साथ पढ़ना चाह रही हैं। सर, कितने मजे की बात। हाँ, पर्सिला इनका नाम है, पर्सिला इनका नाम है, 98 बरस की हैं, और ये बताती हैं कि जिस वक्त एक स्कूल का सिस्टम चल रहा है केनिया में, कि अगर आप का कोई रिश्तेदार या कोई आप अजीज वो स्कूल में फीस जमा करा के तो वापस लेना चाहता है, तो उसके बदले में कोई और पढ़ सकता है। इस सिस्टम में ये हुआ कि इनकी पोती प्रेग्नेंट हुई, तो प्रेगनेंसी में उसने स्कूल जाना बंद कर दिया। तो दादी ने पूछा कि भाई तुमने पैसे जमा कराए थे? उसने कहा हाँ मैंने कराए थे। तो इन्होंने कहा अच्छा ठीक है फिर मैं पढ़ना चाहती हूँ। ये बुनियादी तौर पे मिडवाइफ रही हैं, ये बुनियादी तौर पे मिडवाइफ रही हैं, और मिडवाइफ होने के नाते बच्चे पैदा कराती रही हैं, ये इनकी एक्सपर्टीज है। लेकिन ये कहती है मैं हमेशा से डॉक्टर बनना चाहती थी। 98 बरस की उम्र, और उस बुनियाद के ऊपर 6ठी जमात में इनको दाखिला दिया गया है। कमाल है भाई, हिम्मत की मतलब जितनी भी तारीफ की जाए उतनी कम है।
कि एक साबित करना कि बिल्कुल, उम्र बिल्कुल। कोई रुकावट नहीं होती, आप किसी भी उम्र में आके कुछ भी कर सकते हैं। पर्सिला को सलाम मतलब पेश करना चाहिए बिल्कुल मतलब इस जी। हवाले से। जी हरमीत। बिल्कुल रोज नहीं, बिल्कुल मुझे तो मजा आया स्टोरी पढ़ के और सुन के और देख के, और ये लगता है कि देखो एक तो फी की बचत भी उसने कर ली कि कम से कम वो पैसे तो ऑलरेडी हमने दिए। दूसरी बात ये कि वही क्लासरूम में जाके वो बचपन की वो किस्से कहानियां उसमें दोबारा मगन होना और बच्चों के साथ नन्हे मुन्ने बच्चों के साथ बैठ के वो एक अलग एक्सपीरियंस है। तो बड़े मजे की स्टोरी है ये। अच्छा, ये हमने तो ठीक है, हम सबको स्टोरी ने हैरान कर दिया और हम इसको अप्रिशिएट भी कर रहे हैं, बट मेरे ख्याल में जो लोग थोड़े से एल्डरली ग्रुप में जब फॉल करने लग जाते हैं और अगर उन्होंने खास पढ़ाई भी नहीं की, सो हमारे यहाँ पर बड़े बूढ़े वो घरों की हद तक महदूद हो जाते हैं। मेरे ख्याल में ये एक एक्टिविटी के तौर पर भी आप इसको ले सकते हैं। मतलब ठीक है, आपने इस उम्र में पढ़कर क्या ही मार्का मार लेना है, बट मतलब एक आपकी इनर सेटिस्फेक्शन और एक आपकी हॉबी, एक आपकी एक्टिविटी हो जाती है। सो मेरे ख्याल में खुद को बिजी रखने का, एंगेज रखने का ये एक अच्छा तरीका है। हमारा एक बड़ा अच्छा सिस्टम था, सिस्टम है जो केनिया में मतलब इन्होंने इस तरह से अडॉप्ट किया है। 2003 में एक इन्होंने बताया इस तरह का निज़ाम मुरतब किया जिसके तहत बड़ी उम्र के लोगों को अट्रैक्ट किया जाने लगा। तो बड़ी तादाद में बड़ी उम्र के लोग जो हैं उन्होंने स्कूलों में दाखिला लिया है और वो अपने आप को तालीमी लिहाज से बेहतर बना रहे हैं। तो बहुत ही अच्छा सिस्टम है। मेरे ख्याल में हमें भी कुछ ऐसे करना चाहिए कि वो तालीम बालगा ही चलें शुरू करते हैं और कुछ नहीं तो। एग्जैक्टली। अच्छा, इसी के साथ हम अपनी अगली स्टोरी की तरफ आते हैं। हरमीत, ये स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग इस तरह से है। सबसे पहले तो मैं जरा हरमीत से सवाल पूछती हूँ ना, आप भी बहुत इंटरव्यूज करते हैं, ये बताएं सबसे लंबा जो आज तक आपने इंटरव्यू किया वो कितने घंटों पर मुहित था, कितना उसका टाइम ड्यूरेशन कितना था? टाइम तो हमें बड़ा मुश्किल होता है। हम अगर इंटरव्यू करते हैं तो हमारे असलम भाई जो है वो कहते हैं भैया 10-15 मिनट से आगे नहीं जाना। वैसे तो ज्यादा से ज्यादा अगर हम कर भी ले तो आधे घंटे से ज्यादा नहीं होता है, लेकिन हम ये रिकॉर्ड रहा है मेरा। वैसे ज्यादा से ज्यादा ये हमारा आपस का रिकॉर्ड है, हमारे शो का मेरे बहुत सारे इंटरव्यूज ऐसे हुए हैं जो लोगों ने मेरे से किए तो वो कम से कम घंटों पर मुहैयत है। लेकिन ये है कि हमारे पास टाइम इतना नहीं होता कि मैं टीवी पे चलना है तो इतना ही चलना है। हाँ, बट अमेरिका की एक यूनिवर्सिटी मेरे ख्याल में कोई लंबा इंटरव्यू लेके आएंगे। हाँ ना, अमेरिका की एक यूनिवर्सिटी, यहाँ के 2 स्टूडेंट्स, उन्होंने इतना लंबा इंटरव्यू किया जो मेरे ख्याल में लाइक अगर मैं उसको वो देखूं 1 दिन और ऊपर कुछ घंटे, लाइक इट मेक्स ऊपर 1 मिनट 25 घंटे 35 मिनट, 1 दिन 1 घंटा 35 मिनट हाँ ऊपर। हाँ, तो ये तो कमाल है। 25 क्या था 24 घंटे का दिन हुआ, एक दिन पूरा बोला 1 घंटा और 35 मिनट ऊपर। 25 घंटे 35 मिनट, इतना लंबा इंटरव्यू, और आपस में दोनों स्टूडेंट्स ने किया। लाइक क्या किस तरह से किया, क्या सवाल पूछे? मैं तो हैरान रह गया हूँ। मतलब बात यह है कि हम आपस में बात करें तो 15-20 मिनट के बाद हमारी बातें खत्म हो जाती हैं, उसके बाद बातें करने को मौका नहीं मिलता। अच्छा, फिर यह है कि वो मजाक की बात है, लेकिन 2 खवातीन होती ना तो फिर भी आसानी हो जाती है, क्योंकि वो अमूमन मेरी बीवी भी फोन करती है, बड़े लंबे लंबे फोन होती है। ये मतलब इन्होंने आपस में क्या बात की होगी, मतलब ये हैरान ये हैरान करने वाली बात है। बट गिनेस बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के लिए इनका नाम जो है वो बहुत जल्द दर्ज हो जाएगा। थोड़ा डॉक्यूमेंटेशन में टाइम लग जाएगा, बट अगले 3 माह तक हो जाएगा। इससे पहले जो रिकॉर्ड था अगर वो देखें तो 8 नवंबर 2021 में ये कायम किया गया, और उस टाइम अगर हम देखें तो 25 घंटे 26 मिनट उस इंटरव्यू का टाइम ड्यूरेशन था, और इस इंटरव्यू का टाइम ड्यूरेशन है 25 घंटे 35 मिनट। बहुत लंबा इंटरव्यू जनाब। वो भी 26 मिनट भी कमाल है, 25 घंटे। ये 10 मिनट का ही फर्क है, बट यही बात कि क्या बातें की होंगी। और नींद भी नहीं आई, सोए भी नहीं, बातें करते चले गए। और इतना लंबा इंटरव्यू कौन देखता होगा? कंटिन्यूअस मतलब जो है आपस में गुफ्तगू की है। बाय द वे इसको नशर भी किया गया कुछ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर, जिनमें एक मेनली इंस्टाग्राम था। बट यही बात कितना लंबा देखा किसने होगा, बट इन्होंने कुछ मुनफरद कर दिखाया। सो अब गिनेस बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में इनका नाम जो है वो बहुत जल्द, लाइक अगले 3 माह में आ जाएगा। अगली स्टोरी की तरफ आएंगे, और एक और आलमी रिकॉर्ड जो है वो कायम किया गया है। और अगर हम देखें तो यहाँ पर यमनी नौजवान है, इन्होंने 4 अंडे हरमीत ऊपर नीचे रखकर उनको बैलेंस कर मतलब उनके मुतवाजन होने की वजह से इन्होंने ये आलमी रिकॉर्ड कायम किया जनाब। ये भी हैरत अंगेज बात है। इससे पहले इसी नौजवान का एक रिकॉर्ड था, वो 3 अंडे ऊपर नीचे रखे थे। अब यार विजुअल्स में भी देखो किस तरह से ये मुमकिन बनाया होगा। बिल्कुल, इन्होंने बताया कि मुश्किल काम है। मैं समझता हूँ इनको बैलेंस रखना बड़ा मुश्किल है रहू साहब। हाँ बहुत। हम तो मतलब 1 अंडा नहीं खड़ा कर सकते, तो इन्होंने 4 कर दिया। और वो कहते हैं कि ये कोई आसान काम नहीं है, इसके लिए आपको
बचपन से एक ट्रेनिंग है कंसंट्रेशन की, जो कंसंट्रेशन आपके जहन में मतलब होती है और उसके मुताबिक चीज़ों को आप एडजस्ट करते हैं। अब पता नहीं अंडे जो है ये वही हैं या हर बार इनको नए दिए जाते हैं, तो उनको ये ट्राई करते हैं कि उन अंडों के ऊपर इन्होंने पता नहीं कोई पड़ा हुआ है। गिनेस बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में इन्होंने अपना नाम दर्ज करवाया है। इससे पहले भी यह रिकॉर्ड इनके पास ही था। 3 अंडों को इन्होंने बड़ा बैलेंस्ड वे में एक दूसरे के ऊपर खड़ा किया था, तो तब भी इन्होंने एक रिकॉर्ड बनाया था। अब ये सेकंड रिकॉर्ड भी इन्हीं के नाम है और ये अमेजिंग चीज है। और मेरे ख्याल में इसमें बहुत ज्यादा एक्सपर्टीज रिक्वायर होती है, स्किल्स आपके रिक्वायर होते हैं, दिमाग, मतलब बहुत सी चीजों को आपको मैनेज करना पड़ता है। हम तो सिर्फ 4 अंडे इनको ऊपर नीचे देखकर स्टोरी जो है अपने व्यूअर्स के साथ शेयर करें, बट इसके पीछे उनकी पता नहीं कितनी एफर्ट होगी, है ना? सही। इसी के साथ अभी हम अपनी नेक्स्ट स्टोरी की तरफ आते हैं। और नेक्स्ट स्टोरी जिस तरह से हम पहले भी डिस्कस करते हैं, हम तो एक से बढ़कर एक स्टोरी शेयर कर रहे होते हैं इन अ वे। अब टेक्नोलॉजी का जिक्र कर लेते हैं। टेक्नोलॉजी में इतनी जिद्दत आती जा रही है और हम अक्सर इस हवाले से कोई ना कोई स्टोरी अपने व्यूअर्स के लिए लाए होते हैं। अब जरा टेक्नोलॉजी की बात कर ली जाए और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के साइंटिस्ट हैं, इन्होंने एक नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए एक ऐसा कपड़ा बनाया है जिस पर डिस्प्ले स्क्रीन भी होगी, जिस पे सेंसर्स भी होंगे और इन तमाम चीज़ों से इसको डेकोरेट किया गया है। अच्छा, इससे बहुत से फायदे इस तरह से होंगे कि ये दर्जा हरारत बदलने की सलाहियत रखता है कपड़ा, और इसके साथ साथ जब लोग इसको पहनकर चलेंगे तो ये बिजली पैदा करेगा। अच्छा, कमाल है। ये भी कमाल है ना? हाँ, कमाल है। मतलब ये आहिस्ता आहिस्ता ये हो जाएगा कि आप अपने लिबास के साथ ही तारें लगा लें और वो तारें जो हैं वो उससे अपना फोन चार्ज करते रहें। मेरे ख्याल में इस तरह की आसानी हो जाएगी। हाँ, सबसे बड़ा मसला यही होता है, आपको बड़ी आसानी होगी मोबाइल चार्ज करने की, और दीगर वैसा अगर कहीं लाइट ना हो तो हाँ स्विच लगा दिया भैया लाइट आ गई, तो पूरा सिस्टम ही आपके पास ही होगा और सिस्टम में आप चलते फिरते जाएंगे। लेकिन हैरानी इसलिए होती है कि इतनी जिद्दत, इतनी तेजी जो है मुख्तलिफ चीज़ों में आ रही है कि हैरानी होती है। और इस किस्म की जो चीज़ें आती है, और इससे पहले आपको याद होगा एक मुनफरिद किस्म के लिबास जो है वो चाइना में बना था, जिसको पहन के आप गायब हो जाते हैं। यानी हमने वो फिल्म देखी थी और फिल्म के बाद हमने रियलिटी में वो कपड़ा, वो चीज़ देखी। तो बहुत सारी चीज़ें जब आती हैं मार्केट में तो बहुत ज्यादा हैरानी होती है। और लेकिन हम देखते हैं कि साइंस की दुनिया कमाल से कमाल करती जा रही है। कमाल। और ये तमाम वो चीजें हैं कुछ अर्सा पहले तक, इवन अभी भी हम इमेजिन भी नहीं कर सकते ये कैसे मुमकिन है, बट ये सब कुछ हो रहा है। और मेरे ख्याल में आने वाले वक्त में हम और जिद्दत देखेंगे और हैरान रह जाएंगे। पता नहीं आने वाले वक्त में क्या क्या टेक्नोलॉजी और उसमें जिद्दत आने वाली है। अभी इतना कुछ हो रहा है, साइंस बहुत ज्यादा मतलब वो है। खैर, थोड़ा सा स्टोरीज खत्म हो गई हैं तो मेरे ख्याल में थोड़ा सा जिक्र कर लें। मैं चूंकि बड़ा डिस्टर्ब्ड हूँ, खासतौर पर देखा जाए ये मियाँ चन्नू का जो वाकया हुआ, जो एक ज़हनी तौर पे जो आदमी था माजूर, उसको जिस बेदर्दी से लोगों ने मारा और मज़हब के नाम के ऊपर उन्होंने उसको तौहीन मज़हब का इल्ज़ाम लगा के मार दिया। जो वक्त गुजर रहा है तू सोशल मीडिया पे भी और जो मुख्तलिफ लोग हैं उनकी तरफ से आवाज़ें उठाई जा रही हैं कि भाई ये क्या हो रहा है इस मुल्क के अंदर, इतनी दरिंदगी, इतनी वहशत, इतनी बर्बरियत क्यों आती चली जा रही है। अभी श्रीलंका का वो प्रियंथा जो था उसका वाकया थमा नहीं है और ये वाकया एक और हो गया। तो हरमीत, मतलब मैं तो कहता हूँ कि जितने भी लोग हैं उनको सख्त से सख्त सजाएं मिलनी चाहिए और फिर उसको एडवर्टाइज भी करना चाहिए। मसला ये है कि जब तक एडवर्टाइज ना करें, आम आदमी तक रसाई नहीं होती मीडिया की, आम आदमी अपनी अपील वहाँ तक पहुँचा नहीं पाता, आम आदमी तक मैसेज पहुँच पाता। तो वो जब मैसेज नहीं पहुँचता तो सुबकी होती है सारी दुनिया में। जिस तरह से आप बात कर रहे हैं ना हरमीत, अगर हम देखें तो एक के बाद एक वाकया, लाइक अभी वो श्रीलंका वाला वाकया, उसको गुजरे कितना अरसा हुआ होगा, 1.5 महीना 2 महीने मैक्सिमम हो गए होंगे। तब भी यही हम मुतालबा कर रहे थे। तब हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी कहा कि नहीं, हम सबको कैफिर किरदार तक पहुंचाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे। इतनी गिरफ्तारियां हो गई, हम इस मामले को अननोटिस नहीं जाने देंगे। कल भी एक वाकया हो गया और पे दर पे ये वाकयात हो रहे हैं और इसमें कोई शक नहीं कि खुदा न खास्ता ये वाकयात आइंदा भी होते रहेंगे। और ये तमाम लोग जिन पर मुकदमे दर्ज होते हैं, जिनकी मसला ये है कि सब रिहा हो जाते हैं। जो निजाम है, जो सिस्टम है,
हाँ, आपका जो सिस्टम निज़ाम इंसाफ का है वो इतना स्लो है, वो इतना सुस्त है कि उसमें अगर आप देखें तो अब वो जो केसेस जो हैं वो सुने जाते हैं, फिर दोबारा तारीख हो जाती है, 30 तारीख पे आपने होना, तो फिर उसके बाद डिबेट होती है, फिर कहते हैं कि भैया आज वकील नहीं आया है, आज मुलजिम का वकील नहीं, आज ये जो सिस्टम है वो चलता जाता है और जिसकी वजह से केसेस जो है वो डिले होते जाते हैं। आज देखिए ये हालात हैं कि हम इतने फ्रस्ट्रेटेड हो गए हैं कि जो घर का गुस्सा है, जो बेरोजगारी का गुस्सा है, वो किसी न किसी पे निकालने पर हम तुले हैं। हमें याद है कि जब बॉलीवुड की फिल्में हम देखते थे तो उसमें इस किस्म के किरदार जो है अक्सर सामने आते थे कि घर का गुस्सा जो है किसी पर निकाल दिया। वही चीज हो रही है, ना कोई सवाल कर रहा है कि भैया ये हो क्या रहा है, वाकई इसने ये काम किया है, कोई सवाल नहीं है। बल आप बस फतवा लगाओ, उसके बाद जो 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 लोग आके बढ़ चढ़ के इसमें सवाब के लिए हिस्सा लेते हैं और ये नहीं सोचते कि भैया आप जो कर रहे हो ये भी किसी का बेटा, ये किसी का भाई है, ये किसी का हस्बैंड हो सकता है, किसी का बाप हो सकता है, और आप भी तो किसी के बेटे, आप भी किसी का भाई। आप जब इस किस्म की हरकत करते हो, जब आप पर जो आपको हुकूमत की जो रट है, आप जो कवानीन जिसको आप उसको चैलेंज कर रहे हैं, उसके ऊपर जब आप पर ये चीजें लागू होती हैं तब आपकी फैमिली कितनी तकलीफ से गुजरती है। श्रीलंका के वाकये को अगर आप देखें, उनमें से जिन लोगों ने ये काम किया आज उनको जेल में डाला गया, उनकी फैमिली सफर हो रही है, उनके बच्चे सफर हो रहे हैं। इन चीजों को कोई नहीं देखता, बस ईंट है उठा दी और किसी को मार दिया। ये इंसान को मारना, यानी ये वो, मुझे तो हैरानी होती है। मैं इसमें ज्यादा बहुत सारी बातें हम कर लेंगे, लेकिन परेशानी भी इसलिए हो रही है कि हमारा जो माशरा है ये किस तरफ जा रहा है, किस ओर जा रहा है। मैं शुक्र मनाता हूं कि मुस्कान का ये जो वाकया हुआ है, ये शुक्र है कि ये पाकिस्तान में नहीं थी, वरना इसके साथ भी यही होना था। लेकिन चलो वो नारेबाजी भी मामला खत्म हो गया, वरना यहाँ पे तो इस किस्म के माशरा हम तश्कील हो रहा है कि समझ ही नहीं आ रही कि कोई बर्दाश्त किसी में है नहीं, और जो आया जिसने जो किया बस किसी पे फतवा लगा। बर्दाश्त की बात है, असल में बर्दाश्त की बात है सर, बर्दाश्त की भी बात है। और ये देखिए, महज मेरी किसी से जाती रंजिश है और मैं उस पर इस तरह से इल्जाम लगा दूं और वहां कोई चेक एंड बैलेंस का निजाम ही मौजूद नहीं। अब हमने जैसे सीरियसली ये क्या स्टार्ट जहां से लिया था, हमने वो कंदील बलोच वाले वाकये से लिया था, तो इसको देखें तो यहाँ पे भी जिस वक्त मुल्ज़मान इस तरीके से आ तो जाते हैं, उनको पकड़ा भी जाता है, लेकिन कितनी देर की सजाएं होंगी। उसने अपने मुंह से कहा था कि मैंने गैरत के नाम पर इसको गैरत के नाम पे कत्ल किया, तो वहीं पे हम ये कह रहे हैं बर्दाश्त भी है और फिर इस तरह के वाकयात भी हैं और वो बढ़ते चले जा रहे हैं। और जो हरमीत वाला सवाल है वो वही सवाल बहुत मेरे ख्याल में वैलिड है, और वो ये है कि एज अ मुआशरा हमें सोचना चाहिए कि हम किस तरफ को बढ़ते चले जा रहे हैं। हम कौम है नहीं है। सब कल रावलपिंडी में 2 केसेस ऐसे हुए हैं जो बहुत हैरानकुन हैं। अगर आप देखें कि एक छोटी सी बच्ची जिसकी उम्र 11 साल थी, उसको टीचर ने जाके उसको ज़िबा किया है। उससे परसों जो है एक बाप ने अपनी बेटी को सिर्फ शक की बुनियाद पर जो है उसे कत्ल किया है, तेजदार आले से उसका सर अलग किया है। तो ये जो चीजें हम देखते हैं, और ये वो केसेस हैं जो मीडिया में रिपोर्ट नहीं होते हैं, यानी दिन भर ऐसे केसेस सामने आते हैं जो हम देख के हैरान होते हैं। हमारे इर्द गिर्द जो चीजें हो रही हैं, बर्दाश्त अगर हम देखें ना, हम चीजों की तरफ जाते हैं, बस हमें हल्की फुल्की शक कि वो जो भनक भी हो जाए तो भैया हमने छुरा उठाना है और हमने बंदूक उठानी है दूसरे को। ये नहीं सोचते कि किसी की जिंदगी जाती है तो जिंदगी जाने के बाद कितने लोगों को तकलीफ का सामना होता है, कितने लोगों को मसाइल का सामना होता है। अगर हम इस चीज को नजर में रखें तो आप किस तरीके से लाइफ फिर गुजारते हैं। जो आप किसी का कत्ल कर देते तो आपकी क्या लाइफ होती है। मुझे आज भी याद है कि कई लोग जो हैं वो जब कत्ल करके हमारे उधर दोस्तों के डेरे पे आते थे तो वो पूरी रात परेशानी में गुजारते थे कि जब पत्ता भी हिलता था तो उनको ये टेंशन होती थी कि कहीं ना कहीं वो उनको मारने के लिए लोग पहुंच चुके हैं। तो ये जिंदगी होती है डर और खौफ की। तो खुदा की मेरे ख्याल में जिस तरह से हमने बर्दाश्त की बात की है, बर्दाश्त और इसके साथ साथ जो लोग ये कर चुके हैं, अभी भी किया है, तो उनको ऐसी सजा मिलनी चाहिए कि वो आइंदा आने वाले लोगों के लिए इबरत का निशान हो। हमारा यहाँ मसला ये है, सजा ही नहीं मिलती, सारे लोग छूट जाते हैं, निजाम जो है बहुत कमजोर है। ये चीज और रियासत की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, प्लस हमारे लोगों को अवेयरनेस, इसमें हमारे वही जो हम अक्सर बात करते हैं ग्रास रूट लेवल से ये चीज स्टार्ट होनी चाहिए। और हमारे उलमाए कराम का बहुत ज्यादा इसमें रोल है, बिकॉज हमारी इस्लामिक टीचिंग्स हमें हरगिज ये नहीं सिखाती। बट एनीवेज ये टॉपिक लंबा है, इस पर बहुत बातें हो सकती हैं, बट हम आने वाले शोज में भी इंशाल्लाह इसको कवर करते रहेंगे। अभी हम एक शॉर्ट ब्रेक की तरफ जाना है, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे। गुड मॉर्निंग।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से गुड मॉर्निंग पब्लिक में आपको खुशामदीद कहेंगे। व्यूअर्स, अभी हम जिस तरह से थोड़ी देर पहले डिस्कस कर रहे थे कि कल बहुत तवील अरसे के बाद, जिस तरह से एक तवील अरसे के बाद शहबाज शरीफ साहब ने मुलाकात की चौधरी बरादरान से उतने ही काफी अरसे के बाद अगर हम कह लें तो हमने प्राइम मिनिस्टर साहब के चेहरे पर कल मुस्कुराहट देखी। उस मुस्कुराहट के पीछे राज क्या है? बिकॉज उनकी राज तो नहीं, अब तो ये बात आया है कि मुन्नस इलाही साहब ने उनसे मुलाकात की और साथ निभाने की सामने एक मीटिंग में थे, एक जलसे में थे और मुन्नस इलाही तकरीर कर रहे थे। मुन्नस इलाही ने तकरीर करते हुए दो बातें कही। एक तो ये कि जिसके ऊपर बड़ा बुरा भी मनाया, एक बात के ऊपर उन्होंने कहा कि ये जो मुलाकातों का तमाशा लगा हुआ है, इसके ऊपर कल मैं देख रहा था पीपल्स पार्टी के जो कायरा साहब हैं उन्होंने बहुत बुरा मनाया। उन्होंने कहा कि चौधरियों की तो रिवायत हमेशा रही है मिलनसारी की, घर आने वाले मेहमान की इज्जत करने की, इसको इन्होंने तमाशा कह दिया। तो ये बहुत बुरा इन्होंने इस्तेमाल किया। मुन्नस इलाही साहब और मुन्नस इलाही साहब ने जो बात की वो ये थी कि मुन्नस इलाही ने कहा कि आप अपने पीटीआई के वर्कर्स को, लोगों को इस बात का इत्मीनान दिला दें कि हम जो मुआहदा करते हैं वो मुआहदा पक्का होता है। तो उन्होंने क्या कहा, पहले शॉर्ट सुन लेते हैं फिर बात को आगे बढ़ाते हैं। जी, पहले मुन्नस इलाही का शॉर्ट। आजकल ये सियासी माहौल कुछ अजीब सा बना हुआ है, तमाशा चल रहा है, जो भी बातें हो रही हैं, सियासी लोग हैं हम, हमारा काम है लोगों को मिलना, कोई घर आए इसको वेलकम करना। सियासी लोग तल्लुकात बनाते हैं और तल्लुकात निभाते हैं। जिस तरह हमारा जनाब से एक तल्लुक बना है और वो हमने निभाने के लिए बनाया है। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि आप पीटीआई वालों को एक दफा जरा तगड़े तरीके से कह दें, घबराना नहीं। तो वो देखा तुमने, जैसे मुन्नस इलाही ने ये कहा कि हम सियासी लोग हैं, ये एक तमाशा लगा हुआ है, ठीक है हमने वेलकम किया है। अब इसके ऊपर कल बड़े बहसें होती रही हैं कि तमाशे का लफ्ज़ क्यों इस्तेमाल किया। एक तो बात हो गई। दूसरी बात यह है कि मुस्लिम लीग काफ ने जितने भी इत्तेहादी लोगों को मिलने के लिए आते रहे हैं, अपोजिशन के लोग, चाहे फजल रहमान हों, चाहे शहबाज शरीफ हों, चाहे जरदारी साहब खुद चल के गए थे, उनको ये कहा कि बहुत जल्दी हमारी मीटिंग होगी और उस मीटिंग में ये हम सामने रखेंगे कि हमने क्या लाएमल अख्तियार करना है। लेकिन मुन्नस इलाही ने कल पेंडोरास बॉक्स खोल दिया, सारे उसके अंदर से उन्होंने सारे पत्ते निकाल के शो कर दिए। और जिसका मतलब ये है, मुन्नस इलाही का ये कहना, ज़ाहिर है परवेज़ इलाही साहब के साहबजादे हैं, उन्होंने बगैर बाप के मशवरे के ये नहीं कहा होगा कि जी हम ये आपको इत्मीनान दिला रहे हैं कि हमने आपके साथ ही रहना है, आपके साथ वादा किया हुआ है। ये एक चीज़ ऐसी है जिसने, हमने जो पहले सवाल किया था, आज प्रोग्राम शुरू भी हमने किया था इस तरीके से कि प्राइम मिनिस्टर के चेहरे पे मुस्कुराहट आ गई। अच्छा, मुस्कुराहट की हम बात कर रहे हैं तो प्राइम मिनिस्टर साहब के क्या जेस्चर्स थे, क्या मुस्कुराहट थी, क्या उन्होंने बातें की, जरा पहले चलकर वो भी अपने व्यूअर्स के साथ शेयर करना चाहेंगे। आपने बड़ी अच्छी बात की। आपने कहा कि तहरीक इंसाफ को घबराना नहीं चाहिए मीटिंग से। तहरीक इंसाफ की तो मैंने ऐसी ट्रेनिंग करवाई हुई है, 25 साल में उन्होंने ऐसे ऐसे मुश्किल वक्त देखे हैं कि तो वो तो बैटल हार्डन्ड हो चुके हैं। लेकिन जो घबराए हुए हैं ना, उनको अब चौधरी साहब की सेहत का ख्याल आ गया। चौधरी साहब वो पॉलिटिशियन, शायद ही किसी के पास वो स्किल्स हो पॉलिटिक्स के जो चौधरी शुजात के पास है। उनको याद आ जाना एकदम कि उनकी सेहत के ऊपर, ये वो लोग हैं जो वो घबराए हुए हैं। जो घबराए हुए हैं वो आजकल 20-20 साल पुरानी अपने जो वर्कर्स की, अपने जो एमपीज एमएनएस की फौतगियां उधर भी जा रहे हैं आजकल, उनको याद आ गई है, तो इसलिए वो घबराए हुए हैं। हमारा इस वक्त आपके ऊपर, आपकी फैमिली को। जी, आपने प्राइम मिनिस्टर की भी स्टेटमेंट देख ली, उन्होंने क्या कहा इस हवाले से। मारूफ तजियाकार सुहेल वड़ैच साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे चल के बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सुहेल साहब। अस्सलाम वालेकुम जी जनाब, कैसी तबीयत है आपकी? ठीक है आप? बड़ी मेहरबानी। अच्छा, ये फरमाइए कि ये जो मुन्नस इलाही ने कल बात की, अब 2 दिन पहले तक तो परवेज़ इलाही साहब के घर पे ये बात हो रही थी कि हम बहुत जल्दी रखेंगे इसको, अपनी मीटिंग में वहाँ पे डिस्कस करेंगे, लेकिन मुन्नस इलाही ने साफ ही खोल दिया। ये पहले से पता तो था सब लोगों को कि होना यही है, जब तक कि वो जो बात वहाँ से मुस्लिम लीग काफ की तरफ से आ रही थी कि जी रियासत जब तक हमारे ये सर पे साया किए हुए है उस वक्त तक हम नहीं हटेंगे, रियासत के साथ रहेंगे। तो इसके बावजूद आप क्या समझते हैं, क्यों इतना इत्मीनान था शहबाज शरीफ को, जरदारी साहब को, फजल रहमान को, कि जिसकी बुनियाद के ऊपर वो जाते रहे हैं वहाँ पे मिलने के लिए? देखिए, मेरा ख्याल ये है कि अभी भी मुन्नस इलाही की स्टेटमेंट के
बावजूद भी मैं समझता हूँ कि जो है अभी गुंजाइश मौजूद है मुस्लिम लीग काफ में। असल में सारे ये इंतजार कर रहे हैं कि एक तो जो पीटीआई के अंदर कोई अगर बगावत होनी है और अगर वाकई कोई तरीके अदम एतमाद का मुंह सिर बनना है तो वो उस दिन बनना है जिस दिन तरीके इंसाफ के अंदर से लोग कोई उठेंगे 10, 12, 15, 20 वो जो अलम बगावत है वो बुलंद करेंगे। तो उसके बाद जो इत्तेहादी है फिर उनकी तरफ से भी कोई ना कोई स्टेटमेंट्स आएगी। तो ये आपको पता है कि हमारे यहाँ सिर्फ सियासत जब कदम बढ़ा रही होती है तो साथ अदारों की भी उनके पीछे या सपोर्ट होती है या इशारा होता है। तो अभी तक तो अदारे मुकम्मल गैर जानिबदार है और उस गैर जानिबदारी का फिलहाल दोनों फायदा उठा रहे हैं, हुकूमत भी और अपोजिशन भी। लेकिन अल्टीमेटली ये जो गैर जानिबदारी है ये किसको फायदा देगी ये देखने की बात है। जी अजीत। अच्छा सर, अगर हम देखें तो अपोजिशन को हम देख रहे हैं कई दिनों से कि एक तो वो होना तो ये चाहिए था, आप नहीं समझते हैं कि जामे प्लान जो है आवाम के सामने भी रखना चाहिए था कि अगर हुकूमत चली जाती है तो क्या प्लान होगा, जो महंगाई के हवाले से शोर शराबा है तो उसको कैसे ये इस मसाइल से पाकिस्तान मुल्क को निकालेंगे। दूसरी बात ये कि अपोजिशन क्यों जो है अभी तक वो चीजें सामने क्योंकि वक्त कम है और उसके बावजूद जो है बहुत सारी चीजें छुपाई जा रही हैं। तो क्या आपको लगता है कि कोई सरप्राइज बहुत बड़ा मिलने वाला है या कल के बयान से वो ज्यादा मायूस नजर आ रहे हैं इस वक्त? मेरा ख्याल है कि जो अपोजिशन है वो अपनी तरीके में एतमाद की को बढ़ा चढ़ा के पेश नहीं कर रही बल्कि घटा के पेश कर रही है। और उसकी वजह यह है कि वो ये समझते हैं कि अपने जो वेपन्स हैं या जो हथियार हैं वो जाहिर ना हो और अचानक हमला किया जाए। तो इसलिए जो बहुत सारी चीजें हैं वो उनको छुपा रहे हैं, क्या राब्ते हो रहे हैं, कौन सा अच्छा, और ये बता नहीं रहे कि जनाब वो स्पीकर के खिलाफ करेंगे, वजीर आजम के खिलाफ करेंगे, पंजाब में करेंगे, फेडरल सतह पे करेंगे। ये सारी वो जो उन्होंने अपने हथकंडे हैं या जो अपनी तरीकेकार है उसको छुपाया हुआ है और ये जानबूझ के छुपाया जा रहा है। और हालांकि मेरे इल्म में तो ये भी है कि इस हद तक प्लानिंग हो चुकी है कि तरीके अदम एतमाद की कामयाबी के बाद शुक्राना की नफल कहाँ अदा करने। अच्छा सर, जिस तरह से अभी आप भी फरमा रहे थे कि इदारे जो हैं वो इस वक्त गैर जानिबदार हैं, यही बात कामिल अली आगा साहब ने भी कही थी। लेकिन अगर हम देखें तो मुस्लिम लीग काफ के इत्तेहाद को जो कि हुकूमत के साथ है इसको इत्तेहाद बिल जबर भी कहा जाता है। सो ये जो चीज़ है उनका इत्तेहाद ये बहुत से और इशारों पर भी डिपेंडेंट है। सो आपको लगता है कि ये जो उन्होंने बात कही है कि हम मतलब हुकूमत का साथ निभाएंगे और ये तमाम चीज़ें, अभी उनको कोई इशारा नहीं मिल रहा? तो देखिए इस वक्त जो एस्टेब्लिशमेंट है वो गैर जानिबदार है, लेकिन गैर जानिबदारी भी दो तरह की होती है। एक गैर जानिबदारी है विद हैविंग टिल्ट टुवर्ड्स गवर्नमेंट, यानी इस गैर जानिबदारी का फायदा हुकूमत को हो, और दूसरी गैर जानिबदारी ऐसी है कि जिसका फायदा अपोजिशन को हो। फिलहाल जो गैर जानिबदारी है एस्टेब्लिशमेंट की उसका फायदा हुकूमत को हो रहा है, इससे हुकूमत मजबूत हुई है इस गैर जानिबदारी से। लेकिन अगर ये गैर जानिबदारी वाकई अपोजिशन की तरफ चली गई और अपोजिशन को इसका फायदा होना शुरू हुआ तभी तहरीक अदम एतमाद कामयाब हो सकेगी। ठीक हो गया, तभी सूरत हाल में तहरीक अदम एतमाद कामयाब हो सकेगी। बहुत शुक्रिया सुहेल वड़ाइच साहब हमारे साथ मौजूद थे। जी सर। हाँ, तो मसला ये है कि दो तीन बातें जो मैं सोच रहा था, कल भी हमने इस बारे में बात की थी कि क्या ये तय हो गया कि अगर अदम एतमाद कामयाब हो जाती है तो उसके बाद का लाए अमल क्या होगा, उसमें कौन वजीर आजम होगा, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। पीपल्स पार्टी कभी नहीं चाहेगी कि सारे पत्ते खेल के सारा कुछ करके और नून लीग के हवाले सब कुछ कर दिया जाए। नून लीग का भी यही मसला है, तो ये इख्तलाफ की बात सामने आएगी ज़रूर। दूसरी बात यह है कि अवाम में पजीराई की बात उस वक्त आएगी जिस वक्त सिर्फ ये नहीं होगा कि भाई इनको हटा दो क्योंकि हम आ रहे हैं। हम आ रहे हैं का मतलब यह है कि आपने आगे क्या करना है, आपके पास क्या महंगाई का कोई तोड़ है, आपके पास मईशत के ख़राब होने की सूरत में जो आप कह रहे हैं और सारे मुल्क जानते हैं, हम भी कहते हैं मईशत ठीक नहीं है, इसका कोई मुतबादल है, आपके पास ये जो निज़ाम इतना गिरावट का शिकार है उसका कोई तोड़ है। जब तक इन सवालों के जवाब नहीं होंगे उस वक्त तक बड़ा मुश्किल है कि अवाम की तरफ से पजीराई मिले। बहरहाल मज़हर अब्बास साहब हमारे साथ मौजूद है, उनसे चल के बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम मज़हर।
जी वालेकुम सलाम डॉक्टर साहब, और आप मदर ये जो खातून वालेकुम अस्सलाम। हाँ, मैं कह रहा था कि अदम एतमाद की तहरीक जो है उसमें कोई सवालात हैं। बुनियादी तौर पे एक तो सवाल यही है कि जो अपोजिशन पार्टीज हैं उनके दरमियान क्या इस बात पे कोई इतफाक हुआ कि भाई अपोजिशन की अदम एतमाद की तहरीक कामयाब होने की सूरत में कौन प्राइम मिनिस्टर होगा। इनके पास मुतबादल निज़ाम कोई है मईशत को बेहतर करने का, इनके पास मुतबादल निज़ाम है कोई महंगाई को कम करने का। ये बुनियादी सवाल हैं जिनके जवाब चाहिए। इसके बगैर अदम एतमाद किस तरह से अगर कामयाब हो सकेगी, और अगर हो भी तो उसका फ़ायदा क्या होगा? जी बहुत बहुत शुक्रिया। मैं अभी मुकम्मल तौर पे तो नहीं, थोड़ा सा मैंने सुना था सोहेल साहब को। जाहिर है वो लाहौर में भी बैठे हैं और वैसे भी बहुत बाखबर सहाफ़ी हैं, हमारे साथियों में से हैं। मेरा तो बुनियादी नुक्ता यही है कि अदम एतमाद की तहरीक की ज़रूरत क्यों है, और ऐसी क्या आफत आन पड़ी है कि आप बस साल भर के लिए जो है वो इस हुकूमत का खात्मा चाहते हैं, और आगे के सिनेरियो को देखा ही नहीं जा रहा कि आगे फिर क्या होगा। मतलब आज अगर फर्ज करें आप अदम एतमाद की तहरीक ले आते हैं और कामयाब भी हो जाते हैं, तो उसके बाद का सिनेरियो क्या है? एक ऐसी अपोजिशन जो 3.5 साल तक सिर्फ मुंतशिर रही है, वो कैसे मुमकिन है कि वो किसी एक नुक्ते पर मुत्तफिक होकर और दोबारा मुंतशिर ना हो जाए। लिहाजा सबसे बेहतर सिनेरियो तो उनके सामने ये था कि वो अपना बल्दियाती इलेक्शन में उन्हें कामयाबी मिल रही थी। जी बिल्कुल, बल्दियाती कामयाबी मिल रही थी। ज़्यादा बेहतर सिनेरियो ये था वो इलेक्शन की तरफ तवज्जो देते। बल्दियाती इलेक्शन आगे भी होने वाले हैं, सेकंड फेज़ है खैबर पख्तूनख्वा में, वो जिसका होना है। अभी पंजाब में इलेक्शन होने हैं, रमज़ान के दरमियान बात हो रही है, वो कोर्ट में गए हुए हैं। हुकूमत जो है वो कह रही है कि रमज़ान के बाद करवा लें। अभी तक तो कोर्ट ने उनको ऐसी आसानी नहीं दी है, लेकिन बहरहाल बल्दियाती इंतखाबात लाहौर में भी होने हैं, पंजाब में भी होने हैं, और उसके बाद फिर आगे इतनी देर जब गुजरेगी तो तकरीबन साल रह जाएगा मेरे ख्याल में इलेक्शंस का, जनरल इलेक्शंस का। तो मदर साहब की बात बिल्कुल ठीक है कि बजाय इसके कि ये एक इंतशार की बात की जाए, आपके पास कोई मुतबादल मौजूद नहीं है इस चीज़ का कि अगर ये अदम एतमाद कामयाब होती है तो इसके नतीजे में क्या किया जाएगा, फिर क्या होगा। तो और उसके बाद भी अगर जो सूरत हाल नज़र आ रही है वो यही नज़र आ रही है कि ऑपोजिशन के अंदर इख्तलाफ कोई ना कोई इख्तलाफ बहुत ज़्यादा है। हाँ बिल्कुल, हमने पहले भी ये चीज डिस्कस की थी और हम स्टार्ट से देख रहे हैं। पीडीएम भी जब इसका भी कयाम अमल में लाया गया था, कुछ ही अरसे बाद पीपल्स पार्टी निकल गई थी और अब फिर दोबारा से इत्तेहाद। सो लेट्स सी, हरमीत का जरा कमेंट ले लें। हरमीत, आप क्या कहना चाहेंगे? तमाम तर सिचुएशन आपके सामने भी है, गुफ्तगू भी आपने सुनी मजहर अब्बास साहब की, सोहेल बड़ाइच साहब की। देखिए, अगर हम देखें तो सबसे बड़ी बात तो ये है कि इस वक्त अगर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आती है मुल्क में, तो मेरे ख्याल में आप देखें ना कि एक तरफ तो खारजी और दाखिली मामलात को अगर आप देखें तो भी मसला बहुत बड़ा बन सकता है। हमारे मुल्क में भी यह सिचुएशन है कि हम उस तरह स्टेबल हम भी नहीं है। सर जंग जो है अगर आप देखें तो बड़ी ताकतों की भी मामला जो है आपके सामने है। ऐसे में मुल्क में इस किस्म की जो चीज़ें चलती हैं तो मुल्क को वो फ़ायदा नहीं बल्कि और नुकसान पहुँचा देती हैं। और ऐसे में जो हम देख रहे हैं जो जलसे हैं इनके मैंने कवर किए हैं, तो अवाम को निकालना एक बहुत बड़ी बात होती है। 5 जमातें, 6 जमातें, 10 जमातें इकट्ठी की हुई हैं। मेरे ख्याल मजहर साहब आए तो उनसे ही पूछ लेते हैं। मजहर साहब, अगर हम देखें तो एक तरफ सर जंग की जो है अगर देखें बड़ी ताकत है आमने सामने है। कल जो है आर्मी चीफ साहब की 2 अलग अलग मुलाकातें भी हुई हैं। ऐसे में मुल्क में अगर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आती है तो कितना नुकसान होगा मुल्क का? सर, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी मुराद है। देखिए, बुनियादी तौर पे मैं फिर वही उस चीज को कहूंगा कि ऑपोजिशन खुद एक दूसरे पर एतमाद नहीं कर रही, तो वो अदम एतमाद की तहरीक कैसे लाएंगे? और अगर लाएंगे तो अगर आपने किसी के कहने पर ये सारा कर रहे हैं तो इससे बड़ा नुकसान ऑपोजिशन का नहीं हो सकता, इससे बड़ा नुकसान सियासत का नहीं हो सकता। कि आप और वो चीजें तो कभी भी सेटल्ड हो सकती हैं, और जिस दिन सेटल्ड हो गई उस दिन ऑपोजिशन कहां खड़ी होगी। अब कल जो मैसेज गया है PMLQ का, चाहे वो वक्ती हो, लेकिन वो मैसेज, वो ऑप्टिक्स जो है वो ऑपोजिशन के लिए तो अच्छे नहीं हैं। अभी तक कोई एक ही इत्तेहादी जो है वो खुलकर जो है वो इस गवर्नमेंट की मुखालफत करने को तैयार नहीं है। अगर मगर वो उनका मसला हो रहा है लाइट का या नेट का,
वो जैसे मदर साहब दोबारा फरमा रहे थे कि कोई भी इत्तेहादी अब तक ऐसा नहीं है जो खुल के अपोजिशन की हमायत कर रहा हो। मदर साहब शायद मौजूद हों, उनको देख लेते हैं। मदर साहब, जैसे आप कह रहे थे कि कोई भी इत्तेहादी अभी तक खुल के हमायत करने को तैयार नहीं है, इस बारे में फरमाइए। और ये भी कि जो आप कह रहे थे कि चाहिए ये कि इस वक्त अपोजिशन बलदियाती इंतखाबात की तरफ तवज्जो दे, चूँकि अगर अदम एतमाद नाकाम होती है तो इसका एक नुकसान उनको ये होगा कि इलेक्शंस में उनकी कारकर्दगी के ऊपर भी असर होगा। ये पहले भी बात हमारी हो चुकी है आपस में। अच्छा, अभी साथ नहीं है तो हरमीत का एक कमेंट ले लें, क्योंकि हरमीत उस पर गुफ्तगू कर रहा था। हरमीत, आप अपनी गुफ्तगू को जारी रखिएगा। जी रोमा, अगर हम देखें तो मैं जलसों की बात कर रहा था। सबसे बड़ा मसला यह है कि इस वक्त अगर अदम एतमाद की ये जो तहरीक है अगर ये नाकाम हो जाती तो इनके पास आखिरी ऑप्शन जो है वो है लॉन्ग मार्च। उसमें भी हमने देखा है कि 27 फरवरी को जो है वो बिलावल भुट्टो साहब ने किया है। वो कैसे सिंध से लोगों को यहाँ इकट्ठा करेंगे, क्योंकि यहाँ पे मैंने देखा है कि जब 10 जमातें PDM की घटी थी और मैं इन सारे जलसों में एक आध डेढ़ जलसे को साइड पे करके सारे जलसे मैंने तकरीबन उसमें कवर किए। मैं गया हूँ पिशावर, मुख्तलिफ जहां जहां हुए, तो वहां पे मैंने एक चीज तो देखी है कि आवाम को अट्रैक्ट करना, आवाम को लाना पेंडाल तक, ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। उसमें बड़ा जो है बहुत पार्टियों की खप होती है, बहुत कोशिश की जाती है जो वर्कर है। लेकिन हमने वहां पे देखा कि जो जमीयत उलमा के अलावा बाकी जो लोग हैं उनमें वहां पे उनको कामयाबी नहीं मिली। इसी तरह अगर हम देखें तो अभी जो है इस वक्त जो सिचुएशन है, क्योंकि कल का जो बयान है ये एक बहुत बड़ा बयान है, इसको आप ऐसे लाइट नहीं ले सकते कि एक बहुत बड़ा मैसेज है। मोनिस इलाही चौधरी बरादरान की अगर हम देखें तो उसके बाद हाँ ठीक है, बातें हो गई। अभी हमें शो में एक ब्रेक शामिल करनी है, एक ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे। गुड मॉर्निंग। ब्रेक के बाद एक बार फिर से गुड मॉर्निंग पब्लिक में आपको खुशामदीद कहेंगे। अभी हम याद कर रहे हैं और ट्रिब्यूट पेश करेंगे मुमताज़ शायर, अदीब और सहाफ़ी हसन अब्बास को, जिनको अपने मद्दाहों से हमसे बिछड़े 2 दहाइयाँ बीत चुकी हैं। जी, 20 बरस हो गए और कल की बात लगती है। हाँ। मुझे तो ऐसे जैसे हसन रिजवी हमारे साथ बैठा हुआ है, हमसे बड़े थे लेकिन हम साथ बैठे, हम उनको हमेशा इसी तरह से बात किया करते थे। इदारा जंग में हम इकट्ठे होते थे। हसन रिजवी जो है वो अदबी सफ़े के इंचार्ज थे, शायर थे, मारूफ ब्रॉडकास्टर थे, एंकर थे। बहुत सी खूबियाँ, बहुत सी सलाहियतें, बहुत सी किताबों के मुसन्निफ, कभी किताबों में फूल रखना उनका सबसे पहला मजमूआ कलाम है, जिसमें नूरजहां की एक मशहूर उन्होंने गाई भी हुई है, कभी किताबों में फूल रखना, कभी दरख्तों से बात करना। ये नूरजहां ने मतलब इनको ट्रिब्यूट पेश किया हुआ है। तो बात यह है कि बहुत ही विटी, बहुत बदला संच और बहुत हैंडसम आदमी थे। अच्छा, हाँ, मतलब ये है कि ये अभी हम पैकेज दिखाएंगे तो आपको और भी अंदाज़ा होगा। और मैं एक लिहाज से उनका बड़ा एहसानमंद हूँ। उसकी वजह यह है कि मेरा जर्नलिज्म में सही तरीके से जो आगाज़ है उसमें उन्होंने बहुत हेल्प किया मुझे। इस तरह से हेल्प किया कि मैं एक अंग्रेज़ी का रिसाला था मिरर के नाम से, उसमें काम किया करता था। तो मैंने अदाकार वहीद मुराद का इंटरव्यू किया जो उनका आखिरी इंटरव्यू था। वो इंटरव्यू लेके हसन रिजवी जो है उन्होंने मीर शकील रहमान को दिखाया। तो मैं ये बता रहा था कि मैं उस वक्त एक अंग्रेज़ी अखबार में रिसाले में काम किया करता था। तो वहीद मुराद का इंटरव्यू जो था वो मैंने किया था। और इसके बारे में भी एक बड़ी मतलब दिलचस्प तो नहीं कहना चाहिए, ट्रेजिक सी भी एक लिहाज से बात है कि वहीद मुराद की ज़िंदगी का वो इंटरव्यू उनकी आखिरी इंटरव्यू था और मेरी ज़िंदगी का वो पहला इंटरव्यू था। तो वो इंटरव्यू देख के ये मीर शकील रहमान के पास ले गए। उन्होंने कहा कि ये देखें आप। तो उसके बुनियाद के ऊपर मुझे रोज़नामा जंग ने फिर बुला लिया अपने, और मैं उनसे वाबस्ता हो गया। तो वो जर्नलिज्म में मतलब बड़े पैमाने पे एक धमाकेदार एंट्री जिसको कहते हैं वो हसन रिजवी के तवस्सुत से थी। तो बहुत, जैसे मैंने बताया कि विटी बहुत थे, बहुत हंसमुख, बहुत ज़्यादा प्यार करने वाले। तो दोस्तों के दोस्त, यारों के यार, बैरूनी मुल्क सफ़र बहुत किए, सफ़रनामे जो उस हवाले से अखबार में कॉलम हैं अपने उसमें लिखा करते थे। तो बहुत ही मतलब मैंने जैसे बताया एक इंतहाई अनफॉर्चुनेट तरीके से उनकी डेथ हो गई। और वो ये है कि अभी इतनी ज़्यादा उम्र उनकी नहीं थी, तो एन जवानी में जिसको कहते हैं वो इंतकाल कर गया। मतलब बिल्कुल ठीक हो गया। अभी इसी के साथ सर हम ब्रेक की तरफ जाएंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। गुड मॉर्निंग।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से गुड मॉर्निंग पब्लिक में आपका खुशामदीद कहेंगे। व्यूअर्स, पाकिस्तान के तालीमी इदारों को अगर देखें तो यहाँ पर स्टूडेंट्स के अंदर मुनशियात का इस्तेमाल और रुझान बहुत ज़्यादा बढ़ता चला जा रहा है। अनफॉर्चुनेट सिचुएशन ये है कि बहुत से रूट कॉजेज़ हमारे सामने हैं, ट्रिगर जो चीज़ें ट्रिगर करती हैं, सप्लाई सब कुछ सामने होने के बावजूद हुकूमत की जानिब से कोई खातिर ख्वाह इकदाम नहीं किए जाते। और एक अंदाजे के मुताबिक अगर हम देखें तो इस वक्त भी पाकिस्तान में 20 लाख के करीब जो लोग हैं वो नशे का शिकार हैं, बट उनके लिए प्रॉपर बहाली मराकज़ जो हैं वो पूरे नहीं, इनकी तादाद बहुत कम है। सो आज हम साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स पर भी बात करेंगे कि क्या वजह है, किस तरह से बच्चे जो हैं वो इस तरफ आते हैं, किस तरह से अट्रैक्ट होते हैं, ट्रिगर एरियाज, ट्रिगर पॉइंट्स क्या होते हैं। हमारे साथ एडिक्शन स्पेशलिस्ट डॉक्टर सदाकत अली इस वक्त शो में हमें ज्वाइन करें। डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच, वेलकम टू आवर शो। सर, सबसे पहले तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। बीइंग अ साइकोलॉजिस्ट या माहिर नफ्सियात अगर हम देख लें, आपको क्या लगता है किसी भी इंडिविजुअल, ख्वाह वो बच्चा हो, यंगस्टर हो या इससे बड़ी उम्र का हो, आपके अंदर ऐसी क्या चीज़ होती है कि आप ऑटोमेटिकली इस तरह की चीज़ों की तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो जाते हैं, कंपनी या कुछ और? अच्छा, बेशुमार फैक्टर्स हैं लोगों के नशे का इस्तेमाल शुरू करने के। आम तौर पर तो लोग नशे का इस्तेमाल खुशी के मौक़ों पे शुरू करते हैं, मेहंदियों पे और फंक्शंस पे और पार्टियों पे, और समझा ये जाता है तारीख़ी तौर पर कि शायद नशे का इस्तेमाल दुखी लोग करते हैं, परेशान लोग करते हैं। और बहुत सारी मिथ्स हैं नशे की बीमारी के बारे में कि ये बुरी सोबत का नतीजा है, ये कोई बिगड़े हुए लोगों का काम है, ये कोई किरदार की ख़राबी है। लेकिन आप देखें कि टीनेजर से लेके बड़ी उम्र के जो लोग नशा करते हैं उनमें ऐसी तादाद नज़र आती है, बहुत वाज़ेह तादाद नज़र आती है कि जो ज़िंदगी में बड़े कामयाब लोग होते हैं, बज़ाहिर अच्छी, जितनी अच्छी यूनिवर्सिटी उतना ही ज़्यादा नशे का मसला आप देखते हैं कि वहाँ पाया जाता है। इसी तरह मुआशरे में जो अफराद नशा करते हैं उनमें से सबसे बड़ी तादाद उन लोगों की है जो कि सो कॉल्ड अचीवर्स हैं, चाहे वो सरकारी अफसरान हों या बिजनेसमैन हों, पायलट्स हों, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, जो भी नुमायाँ किस्म के लोग हैं, सेलिब्रिटीज़ हैं, शो बिज़नेस के सितारे, ये सब जो नशे के जाल में फंसते हैं, तो इसकी कोई ख़ास वजह तो होनी चाहिए। और वो ख़ास वजह ये है कि उनके मूड की ख़राबी उनसे संभाली नहीं जाती। नशे का इस्तेमाल आम तौर पर जो मूड की ख़राबी है उसको ठीक करने के लिए एक जुगाड़ के तौर पर किया जाता है, और उसके लिए जो सही तरीके हैं वो आम तौर पर इस्तेमाल नहीं किए जाते क्योंकि वो सिखाए नहीं जाते। ख़ास तौर पर जो तलबा में या यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स में जो नशे का इस्तेमाल पाया जाता है उसकी एक बड़ी वजह यह है कि वालिदैन उनको बचपन में मुश्किलात का तजर्बा ही नहीं होने देते। वो उनकी हर मुँह से निकली हुई बात को पूरा करते हैं, मुश्किलात अपने सर पे लेते हैं और बच्चों को हर वक्त खुश रखने की कोशिश और उनके लिए आसानियाँ फराहम करने की कोशिश करते हैं ताकि वो तालीम से जुड़े रहें। वालिदैन का एक ये जो लालच होता है कि बच्चे तालीम से जुड़े रहें, इसकी वजह से वो बच्चों की फिर हार मानते हैं कि कहीं इसका मूड ख़राब हो गया तो फिर ये पढ़ाई की तरफ से गाफिल ना हो जाए। टीनेजर जो कि यूनिवर्सिटी ज्वाइन करते हैं उनका दिमाग अभी ज़ेरे तामीर होता है। 25 साल की उम्र तक इंसान का दिमाग नशोनुमा पाता रहता है और अभी उसमें एक कामलियत नहीं आई होती। लिहाजा जब उनको एक मुश्किल सब्जेक्ट का सामना होता है, मुश्किल माहौल का सामना होता है और उनको कोई टेंशन होती है, जो कि इम्तिहानों की आपको पता है ये एक टेंशन लगी रहती है। फिर नौजवानी में आइडेंटिटी के या शिनाख्त के बड़े मसाइल होते हैं, मैं कौन हूँ, मेरा आगे क्या बनेगा, एक अनसर्टेनिटी, अनप्रडिक्टेबिलिटी अपने फ्यूचर के बारे में, फिर हालात के बारे में बेबसी लगती है, अनकंट्रोलेबिलिटी लगती है। तो ये चीज़ें सब मिलके इतनी टेंशन पैदा करती हैं कि कोई ना कोई जब उन्हें नशे का इंट्रोडक्शन कराता है तो तजस्सुस के देखते हैं क्या होता है और एकदम से उनकी एकदम दुनिया बदली हुई महसूस होती है, तो यूँ नशे का इस्तेमाल शुरू होता है। अच्छा डॉक्टर साहब, तकरीबन हम पढ़ रहे थे कि 70 लाख के करीब इस वक्त लोग ऐसे हैं जो नशे का शिकार हुए हुए हैं और इनकी तादाद बढ़ के 1 करोड़ तक जाने का डर है। तादाद बहुत ज़्यादा है, जैसे आपने फैक्टर मुख्तलिफ बता दिए कि मूड की ख़राबी, मूड को ठीक करना। तो अब इस तादाद को नीचे लाने के लिए ज़रा उसके तदारुक की तरफ भी बताइए। वालिदैन का रोल ज़्यादा आ जाता है, इंडिविजुअल का खुद ज़्यादा रोल आ जाता है, सोसाइटी का रोल आ जाता है, किसका रोल ज़्यादा आ जाता है और क्या करे वो फिर? अच्छा, 70 लाख एक तो अदादुशुमार काफ़ी ये पुराने हैं। अच्छा। अब 80 लाख कहा जाता है, 86 लाख कहा जाता है, इस तरह कहा जाता है। फिर एक और बात है कि ये नशे के मरीजों की तादाद है।
ये नशा करने वालों की तादाद नहीं, नशा करने वाले अलग लोग होते हैं और उनमें से फिर कोई 10%, 15% के करीब जाके आगे नशे के मरीज बनते हैं। नशे का मरीज बनने के लिए एक जिस्मानी निज़ाम की खराबी लाजमी है। नशा इस्तेमाल करने वाले सब के सब उस जिस्मानी निज़ाम की खराबी का शिकार नहीं होते, लेकिन कुछ सालों में कोई 10% या 15% तक लोग ऐसे हैं जो नशा करते करते नशे के मरीज बन जाते हैं, यानी नशा उनको फिर मौफक नहीं रहता, उनके जिस्म में जहरीले मादे बनने शुरू हो जाते हैं और उनकी मत मारी जाती है। और ये वो लोग हैं जो दुनिया के सामने एक्सपोज होते हैं। बाकी नशा करने वाले दुनिया के सामने एक्सपोज नहीं होते और वो थोड़ा सा नशा करके अपना एक जुगाड़ चलाते रहते हैं, जिससे उनकी ज़िंदगी पसमानदा तो हो जाती है पर तबाह नहीं होती। लेकिन जो नशे के मरीज बनते हैं उनकी ज़िंदगी तबाह बर्बाद हो जाती है। डॉक्टर साहब, आपके बॉडी के अंदर, किसी भी इंडिविजुअल की बॉडी के अंदर क्या ऐसी खराबी है कि वो मरीज बनता है? जिस तरह आप कह रहे हैं नशा तो बहुत लोग कर रहे हैं, लेकिन खराबी, बहुत बड़ा डिजास्टर, वो कब आता है? देखिए, वो जेनेटिक इन नेचर है कि कुछ लोगों की जीन्स में ऐसा कमज़ोरी पाई जाती है कि अगर वो नशे का इस्तेमाल करेंगे तो आगे चल के वो मरीज बनेंगे। कुछ लोगों के जीन्स में ये खराबी नहीं होती और वो अगर नशा करेंगे तो वो फिर नशा उसी तरीके से करते रहेंगे, मरीज नहीं बनेंगे। तो ये जो जेनेटिक नेचर की एक चीज़ है, मौरूसी चीज़ है कि जिसमें जैसे डायबिटीज़ में एक मौरूसी फैक्टर होता है, इसी तरह दिल की बीमारी में एक मौरूसी फैक्टर होता है। तो नशे की बीमारी के लिए भी मौरूसी फैक्टर चाहिए। इसका मतलब ये नहीं कि जो लोग नशे के मरीज़ होते हैं उनके आबा अजदाद जो हैं वो नशे के मरीज़ थे या वो नशा करते थे। हो सकता है उन्होंने कभी नशा चखा भी ना हो, लेकिन जिस्म में वो जीन्स मौजूद होती हैं, कोई नशा करे या ना करे वो आगे नस्लों में ट्रांसफ़र होती है। लेकिन जिन लोगों की फैमिली में नशे के मरीज़ होते हैं उनको बतौर ख़ास नशे से बहुत दूर रहने की ज़रूरत है और ऐसी स्किल सीखने की ज़रूरत है जो कि 21वीं सदी में उनके काम आए। क्योंकि आप देख लीजिए कि दुनिया के जितने भी तरक्की याफ्ता ममालिक है और जितने भी टेक्नोलॉजिकली एडवांसेस आप दुनिया में देख रहे हैं, उससे नशे की यानी इस्तेमाल की रुझान में भी इजाफा हो रहा है। और ऐसी यूनिवर्सिटीज़ दुनिया में जिनका बड़ा नाम है, अब वो नशे के हवाले से बहुत बदनाम भी है। ठीक है जी, हरमीत। अच्छा सर, अगर हम देखें तो ज़्यादा जो तादाद है वो अब तो ये हो रहा है कि मैट्रिक का जो स्टूडेंट है या 9th और 8th क्लास का स्टूडेंट है वो भी किसी न किसी तरीके से वो स्मोकिंग और इसकी तरफ वो निकल पड़ रहा है। और उस चेक एंड बैलेंस जो आपने बात की कि वालिदैन का चेक एंड बैलेंस भी ना होना, फिर हर डिमांड को पूरा करना, आप नहीं समझते हैं कि सर स्कूल में भी अगर हमारे जो निसाब है उसमें भी कुछ अगर एक चैप्टर शामिल किया जाता है या एक पेज ऐसा शामिल किया जाता है, क्योंकि ये जो स्टेज होती है इसमें कम से कम जो बच्चे हैं वो थोड़ा सा ज़्यादा एहतियात आगे फ्यूचर के लिए भी करते हैं। अगर इस तरह निसाब में शामिल की जाए नशे के हवाले से चीज़ें तो कुछ बेहतर हो सकती हैं चीज़ें सर। हरमीत का सर सवाल ये है कि अगर हमारे करिकुलम जो मुख्तलिफ इंस्टीट्यूट्स में होता है उसमें अगर नशे के हवाले से चीज़ें, अवेयरनेस कह लें, नुकसानात, बच्चों को डराया जाए, स्टूडेंट्स को डराया जाए, तो आपको लगता है ये चीज़ बेहतरी का बायस बन सकती है? डराना नहीं चाहिए, इसमें डराने का रोल नहीं है, सिखाने का रोल है। सिखाने का रोल, यानी उन्हें सिखाया जाए कि अपनी मुश्किलात को कैसे फेस करें, अपनी टेंशन को कैसे मैनेज करें, कौन सी ऐसी एक्टिविटीज़ हैं। आप पूछिए सवाल तो फिर मैं उस पर बताऊँ। ठीक है, तो एक्टिविटीज़ वगैरह है, एक तो वो बात आ गई। एक बात शुरू में जैसे मैं बात कर रहा था कि एक्टिविटीज़ नहीं, स्किल्स ऐसी हैं। अच्छा, तो उन स्किल्स का भी जिक्र कीजिएगा और साथ में ये भी कीजिएगा कि एक बार एक फ़र्ज़ किया मरीज़ बन गया है, अब उसके तरीक़ेकार क्या क्या होंगे। मतलब एक तो बात ये आती है कि जो नशे का मरीज़ है उसको जब रिहैब सेंटर में लाया जाता है तो इलाज बहुत महंगा है और जिसकी बुनियाद के ऊपर आम आदमी अफोर्ड नहीं करता। लोग कहते हैं कि चलो कोई पीर के पास ले जाएं, कोई कुछ कर लें, कोई छोटे मोटे जाली हकीम के पास चले जाएं, कुश्ते ले लें, कुछ कर लें। मतलब इस तरह की चीज़ें, क्वैक्स का काम बहुत चला हुआ है। तो उसका तरीक़ेकार भी बताइए कि इसको कम कैसे किया जाए और फिर और तरीक़ेकार क्या है। हाँ, ये सवाल आखिर में मेरा ख्याल में कर लीजिएगा जी, यानी आखिरी हिस्सा जो है इलाज के बारे में। चलें ठीक है, इलाज पर आखिर में बात कर लेंगे। सर एक और अहम बात, जिस तरह से हम स्टूडेंट्स का जिक्र कर रहे हैं, आपको क्या लगता है कौन सी एज ऐसी होती है जब इंडिविजुअल्स जो हैं वो ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं नशे को? लाइक अगर हम देखें तो मुझे ऐसे लगता है हमारी ज़िंदगियों में जो परेशानी, एनजाइटी वाला, स्ट्रेस वाला टाइम जो स्टार्ट होता है वो 24 ऑनवर्ड स्टार्ट होता है। उस टाइम इंसान को ये भी फिक्र होती है कि जॉब कैसी मिलेगी, लाइफ पार्टनर कैसा होगा। फिर 35 तक ये कुछ लोगों में रहता है। सो आप इसको करेक्ट करते हैं अगर मेरी एजम्पशन ठीक नहीं, कि किस एज में हम ज़्यादा प्रोन होते हैं कि हम नशे
इससे मुतासर हो? टीन एज में सबसे ज़्यादा प्रोन होते हैं, और टीन एज में चूँकि बहुत ज़्यादा उलझने भी होती हैं इंसान के जहन में, उसके वालिदैन के साथ जो है इख्तलाफात भी चल रहे होते हैं, और उसे अपने मुस्तकबिल की भी फ़िक्र होती है। फिर उसका बहुत ज़्यादा एक पीयर प्रेशर का मामला है जो कि चारों तरफ जो लोग कर रहे होते हैं, यानी चूँकि सिगरेट पी रहे होते हैं, नशा कर रहे होते हैं चारों तरफ लोग, तो जब चारों तरफ जो लोग करते हैं, अगर हम वो नहीं करेंगे तो लोग हमें आइसोलेट कर देंगे, हमें ये डर लगता है। तो टीन एज में हमें बिलोंग करने का, किसी ग्रुप से ताल्लुक़ रखने का बड़ा शौक़ होता है, और उस शौक़ की खातिर जो है लोग फिर चल पड़ते हैं उन लोगों के साथ जो कि क्लास अटेंड करने की बजाय। अच्छा, कुछ अर्सा पहले डॉक्टर साहब हमारे यहाँ पर इस तरह के केसेस भी आए थे, और शायद अब भी कुछ हमारे यहाँ पर ये चीज़ हो रही हो कि जिस तरह से हम इंस्टीट्यूट्स की बात कर रहे हैं, वहाँ किसी ना किसी चीज़ के अंदर नशा मिलाकर उस चीज़ का आदी बनाया जाता, तो फिर अल्टीमेटली नशे का आदी। आपको क्या लगता है इसमें स्कूल्स का ये मुख्तलिफ स्कूल्स तो नहीं, मेरे ख्याल में ज़्यादा कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ ही इसमें आती हैं, फॉल करती हैं इस कैटेगरी में, उनको क्या प्रिवेंटिव मेजर्स लेने की ज़रूरत है और उस टाइम पर क्या करना चाहिए? अच्छा जी, वो जो फैली थी वो एक अफवाह थी कि कुछ स्कूल के बाहर बच्चों को कुछ किसी खाने पीने वाली चीज़ में मिला के कुछ दिया जाता है, तो वो ऐसी, उसमें कोई सच्चाई नहीं पाई जाती, उसमें कोई हकीकत वाली बात नहीं है। ठीक है। और बच्चे जो हैं वो ऐसे नहीं कि अनजाने में वो ये सब कुछ कर रहे हैं, वो जानते बूझते। अच्छा सर, इसका पहला स्टेप कहाँ से स्टार्ट होता है? लाइक लेट्स से कि नशे की कौन कौन सी इकसाम है? मैंने बहुत से लोग देखे हैं, चर्च वाले, सिगरेट, या ये एक पहला स्टेप है टुवर्ड्स द हैवी नशा? पहला स्टेप तो सिगरेट है, और यूनिवर्सिटी के माहौल में सिगरेट पीने को ज़रा नौजवानों में समझा जाता है कि हम जाहिर होगा कि बड़े हो गए हैं, बन गए, वो कूल समझा जाता है, और ऐसे ही पीते पीते किसी को पकड़ा देना तो वो भी ऐसे ही शुगल में एक आध कश लगाता है कि इससे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। एक्चुअली जो यूनिवर्सिटी का अब माहौल है वो बड़ी एक सेफ हेवन है नशा करने के लिए। वहाँ नशा बेचने वालों और नशा करने वालों को कोई पूछ नहीं सकता। वहाँ जो इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ के लोग हैं वो दाखिल नहीं हो सकते यूनिवर्सिटी के अंदर, और वहाँ स्टूडेंट ही नशा बेचने वाले भी होते हैं और स्टूडेंट ही नशा ख़रीदने वाले होते हैं। और जो स्टूडेंट नशा बेचते हैं उनको कोई ड्रग पुशर नहीं समझा जाता, वो एक दोस्त के रूप में भी होते हैं, वो उनके साथ दोस्ती भी चल रही होती है, वो नशा भी मुहैया कर रहे होते हैं। अब दोस्त के रूप में ये होते हैं एक तो। अच्छा सर, अगर हम देखें, जी हरमीत जी सर, अगर हम देखें तो 90s के दौर को अगर हम देखें तो उस वक्त फिल्म का एक बहुत ज़्यादा रुझान था और देखने को, और ज़्यादातर हीरो को देखा जाता था, और हम देखते थे कि ज़्यादा जो टीन एज होती है इसमें ज़्यादा लोग जो है ड्रामा, फिल्म, अब सोशल मीडिया आ गया, टिकटॉक आ गई, चीज़ें हो गई, तो उससे ज़्यादा मुतासर होते हैं। और वहाँ पर जिस तरह स्मोकिंग की तशबीर होती है, तो क्या इसका कितना ये समझते हैं कि इसका एक बहुत बड़ा असर है जिसकी वजह से टीन जो लोग है या यूनिवर्सिटी लेवल तक जो लोग पहुँचते हैं वो इसलिए आदी हो जाते हैं नशे, सिगरेट्स वगैरह में? ये सोशल मीडिया का, फिल्म का असर जो है वो कुछ इस तरह का है जो मतलब पहले हम देखते थे सिगरेट की तरफ माइल कर देता था लोगों को, अब क्या इस तरफ वो माइल करने में मतलब उसका भी कोई असर है? कोई बहुत ज़्यादा है, ख़ास तौर पर जो म्यूज़िक वाला हिस्सा है सोशल मीडिया का या चैनल्स का, या दुनिया भर में जो म्यूज़िक से वाबस्ता लोग हैं उनका नशे का इस्तेमाल म्यूज़िक के साथ एक बहुत आम पाया जाता है। ठीक है। और नौजवान भी म्यूज़िक की तरफ बहुत ज़्यादा माइल होते हैं, ख़ास तौर पर जो आजकल वो जो रैप का जो है ये सब जो सिस्टम है जिसमें आप देखें कि अब एडवर्टाइजमेंट्स में भी रैप के तरीके से एडवर्टाइजमेंट्स बनाई जा रही हैं जो कि इस रुझान को परवान चढ़ा सकती हैं, जो कि बहुत नौजवानों में बढ़ रहा है कि हम रैप करने की दुनिया में आगे जाएं। हालांकि हज़ारों लोग इस जानिब चलते हैं तो कोई एक आध कामयाब होता है, लेकिन हर कोई इसको करियर बनाने का भी सोचता है, और इसके साथ नशे का ताल्लुक, इसके साथ ज़हनी बीमारियों का बहुत गहरा ताल्लुक है। डॉक्टर साहब थोड़ा सा अब इलाज की तरफ भी आ जाइए। वो इलाज मतलब ये है कि क्या हो, किस तरीके से किया जाए इनका? फिर अच्छा, लोग समझते हैं कि इलाज ये है कि किसी को रिहैब में अगर दाखिल करवा दें तो कुछ अरसा वहाँ वो रहेगा, उसका जिस्म साफ़ हो जाएगा, क्लीन हो जाएगा, और उसके बाद उसकी तलब ख़त्म हो जाएगी तो फिर वो मसला हल हो जाएगा। तो ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं। पहली बात यह है कि दाखिल करवाना तो ज़रूरी नहीं होता, असल में इलाज ज़रूरी होता है। तो दाखिल इसलिए किया जाता है कि मरीज़ इलाज के लिए चूँकि बाकायदगी से आना नहीं चाहते या कभी भी नहीं आना चाहते, तो फिर उनको इलाज में डालना इसलिए होता है कि वो दस्तयाब हों ताकि उनसे बात की जा सके। अगर कोई ख़ुद से आगे बढ़ के
रोज़ाना की बुनियाद पर अपने मौलिद से मिलने के लिए आ सकता हो रिहैब में, तो उसको दाखिले की ज़रूरत नहीं होती। ठीक है। अच्छा, फिर एक चीज़ ये ज़हन में रख लें कि जिसे एक दफ़ा नशे की बीमारी हो जाती है उसका इलाज शुरू होता है लेकिन फिर वो ख़त्म नहीं होता, फिर वो चलता रहता है। जैसे डायबिटीज़ का इलाज चलता रहता है तो ज़िंदगी बेहतरीन रहती है, दिल की बीमारी का इलाज चलता रहता है तो ज़िंदगी चलती रहती है। इसी तरह नशे की बीमारी का इलाज चलता रहेगा तो वो बेहतरीन ज़िंदगी गुजारेगा नशे के बगैर। अगर इलाज को छोड़ देंगे तो वापस स्लिप होना यानी कि शुरू हो आपने जाता थ्रू है। आउट इसके साथ इलाज के साथ ही तमाम जिंदगी उम्र का गुजारनी है। एक मतलब आप जैसे बता रहे हैं। सोचना यही चाहिए कि ये एक तमाम उम्र का इलाज है, लेकिन हमने देखा है कि बेशुमार लोग जब इस तरह सोचने लगते हैं कि उन्हें तमाम उम्र अपने एहतियात और परहेज़ और इलाज को जारी रखना है तो वो आज़ादी पा लेते हैं नशे की क्रेविंग से और उनकी ज़िंदगी टोटली बदल जाती है। लेकिन आप किसी को ये कह नहीं सकते कि आप 1 महीना 2 महीने या 1 साल बस कर लें तो आप ठीक हो जाएंगे। कहा यही जाएगा, जो मेडिकल प्रिंसिपल है वो ये है कि जो तमाम प्राइमरी क्रॉनिक प्रोग्रेसिव इलनेसेस होती हैं उनका इलाज शुरू होता है पर कभी ख़त्म नहीं होता। इसमें बाइपोलर डिसऑर्डर भी शामिल है, स्किज़ोफ्रेनिया भी शामिल है, डिप्रेशन भी है, डायबिटीज़ और हार्ट डिजीज़ और आर्थराइटिस और अस्थमा। यानी कि फिक्स्ड टाइम ड्यूरेशन कोई नहीं है, बट मेरे ख्याल में इंसान बहुत सी चीज़ों पर अपनी विल पावर के ज़रिए भी काबू पा लेता है। विल पावर का एक छोटा सा हिस्सा है, इस बारे में भी बहुत गलत फहमी पाई जाती है कि विल पावर होनी चाहिए, लेकिन विल पावर होती नहीं है। ये ऐसे ही है जैसे आप किसी बंदे को कहें कि हर बंदे का एक बैंक अकाउंट होना चाहिए जिसमें अनलिमिटेड सरमाया होना चाहिए। हाँ, अगर किसी के बैंक अकाउंट में अनलिमिटेड सरमाया है तो ठीक है, वो जब चेक लिखेगा कैश होगा। लेकिन अगर बैंक अकाउंट में कुछ नहीं है तो आप फिर चेक लिखते जाएंगे तो वो बाउंस होते जाएंगे। इसी तरह अगर विल पावर है, जो कि सिर्फ 4% लोगों में इतनी विल पावर होती है कि वो काम आए उनके, ज़्यादातर लोगों की विल पावर जो है वो पूरी नहीं होती और वो कुछ ही दिन में, ये कंज्यूमेबल आइटम है, कुछ दिनों में विल पावर ख़त्म हो जाती है और इंसान पलट के वापस सिगरेट या चरस या कोई और नशा करता है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर सदाकत, आप हमारे साथ शो में मौजूद थे। अभी हम शो में एक ब्रेक शामिल करेंगे, हाजिर होंगे एक ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से गुड मॉर्निंग पब्लिक में आपको खुशामदीद कहेंगे। अगर हम अपने इर्द गिर्द देखें तो अक्सर औकात हमारी सोसाइटी में, इस दुनिया में कभी कभी ऐसे इंडिविजुअल्स होते हैं या ऐसे बच्चे भी होते हैं, नन्हे मुन्ने बच्चे, जिनके पास कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी और एक्सेप्शनल किस्म की स्किल्स होती हैं और वो इतनी कम उम्री में इतने बड़े बड़े कारनामे करते हैं और पूरी दुनिया को हैरान करते हैं। और ऐसे बच्चों को देखकर फिर मेरे माइंड में एक मासूमाना सवाल ये आता है कि हम इस उम्र में क्या करते थे? हम इस उम्र में कुछ भी नहीं करते थे, शरारतें करते थे। क्या करते होंगे? मट्टी खा लेते होंगे, फीडर फेंक देते होंगे, क्या करते होंगे? यही कुछ ही करते होंगे। बट एनीवेज, अभी जिस बच्चे से आपकी मुलाकात करवाने जा रही हूँ, ही इज जस्ट 22 मंथ्स ओल्ड। अच्छा, इस एज में इसके पास इतनी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी और एक्सेप्शनल स्किल्स हैं कि इसने कई एजाज़ात अपने नाम के, नेशनली भी और इंटरनेशनली भी। अच्छा, ये बच्चा करता क्या है? केमिकल से जनाब ये कौसे गज़ा तैयार करता है, लावा तैयार कर सकता है। इसके अलावा जो बॉडी ऑर्गन्स होते हैं और साथ साथ कलर्स होते हैं, उनके जो नाम हैं या कलर्स नेम जो होते हैं उनको अरबिक में ट्रांसलेट कर सकते हैं, स्पेनिश में कर सकता है। और अगर इसको अफवाजा पाकिस्तान से कुछ चंद एक लोगों के लाइक जो बड़े बड़े नुमाया नाम है, उनके पिक्चर्स दिखाई जाएं, उनके भी नाम बता देगा। और भी बहुत चीज़ें, फाइटर प्लेन्स, बहुत से फाइटर प्लेन जो हैं, जहाज जो हैं, उनके नाम बता सकता है। मेरे ख्याल में इससे पहले कि इससे बात करें, इसकी एक रिपोर्ट देखनी चाहिए हमें। ओके, चलें जी, रिपोर्ट देखते हैं। पहले रिपोर्ट देखते हैं। अच्छा चलो, चले वो भी आगे चलकर देखेंगे। चलें, ठीक हो गया। अच्छा, बच्चे से आपकी मुलाकात करवाते हैं। मोहम्मद अयाद इस वक्त हमारे साथ शो में मौजूद है, बट ऑब्वियसली ही कैन नॉट स्पीक प्रॉपर्ली, बट इसके जेस्चर्स और उससे सब कुछ समझा सकता है। सो आज हम समझने की कोशिश करेंगे, कुछ लाइव एक्सपेरिमेंट्स भी करवा कर देखेंगे, प्लस इस बच्चे की मदर हमारे साथ शो में मौजूद है। थैंक यू सो मच आपकी तशरीफ आवरी का। अयाद, आपका भी बहुत शुक्रिया। आपको समझ आ रही है मैं क्या कह रही हूँ? हेलो आयात, पहले तो कुछ दिखाओ ना हमें, क्या करने लगे हो? रेनबो बना के दिखाएं। रेनबो बनाने लगे हैं जी। पहले क्या डालेंगे? आयात जो है इसमें पहले सबसे पहले दूध डालेंगे। अच्छा, ये दूध है। दे। अब आप क्या डालेंगे? ये कौन सा कलर डाल रहे हैं आप? अजरक। अरबी में बता रहे हैं कि अजरक। ओके, मुझे भी आज पता लगे कि ब्लू या टर्कोइज को उर्दू अरबिक में अजरक कहते हैं। अब ये कौन सा कलर है?
अख्तर। Akhtar, wow. Very good. The boy is really cute and handsome. And talented, wow. अब ये कौन सा कलर है? सारा नीचे। सारा नीचे देखे जरा कौन सा कलर है? ये ब्राउन है। Wow. ब्राउन को क्या कहते हैं? बुन्नी। बुन्नी। डालो। यहाँ पे रख लें आप, यहाँ पे। ओके, ये ले। और ये कौन सा कलर है? ये कौन सा कलर है? देखें तो, ओह वाह, ऑरेंज। और ऑरेंज को क्या आप कहते क्या हैं? बना रहे हो आयात? अभी क्या डालेंगे? बाकी कलर डाल दिए। ओके। ये क्या डाला है आयात? ये सोप और ये रेनबो बना है। वाह, ये किसने सिखाया आपको ये बनाना? ये अपने बड़े भाई से, जो अब 9th क्लास में जाएंगे, ये उनके साथ रहता है तो उनसे सीखता ज्यादा है। अच्छा अच्छा अच्छा। तो भाई के क्या शौक हैं जो लाइक इस बच्चे में इतने शौक है? भाई भी जो है वो दोनों भाई आपस में लगे रहते हैं। उनको भी एक को IT का बहुत क्रेज है और एक को साइंस से, तो वो फिर उनके साथ मिलके सीखता रहता है। इसको साइंस का होगा, उसको IT का होगा। जी बिल्कुल। ऐसे तो ही है ये ना? मिलके उसका अभी रिसेंटली उसका पीरियोडिक टेबल था तो इसने उससे पहले याद कर लिया। That's great. आपने अपने बच्चों की ट्रेनिंग किस तरह से की है, बड़े की भी और इसकी भी? इसमें ये था कि जो जैसे ये है, ये मोस्टली आपको पता है जो तीसरा बच्चा होता है ये हाथ कम आता है, तो ये दूसरे बच्चों के साथ मिलके तो खेल खेल में सीखता है कि जैसे वो कर रहे हैं। जैसे अभी हम इसे पीरियोडिक टेबल बोन्स के नाम पूछेंगे तो ये इसको ठीक है बेटा, हो गया, बन गया, हो गया। अभी वो देख रहे हैं कि इसको मैं अभी आप देखते हैं ये क्या बनता है। अब ये चले, आप यहाँ पे रखें। अभी आप ये ले लें। ये क्या है? मोहम्मद ये बताइएगा ये क्या है? What is this? मोहम्मद वो क्या है? ये क्या था? जल्दी से बता। ये ले, आप Relax खुद पकड़, होना रिलैक्स। चाह- नहीं नहीं नहीं, ये बताएं ये क्या है? थक गया ना? असल में रेनबो उसका बना के। सारा ध्यान है रेनबो की तरफ। अच्छा मोहम्मद ये देखिएगा, ये मोहम्मद जो है, ये मुझे दे दो। ये आप दे दें, आप दे दें। मुझे पत दे दो। ठीक, ये लेंगे, ये आप ले लें, ये आप ले लीजिएगा। ठीक है। मोहम्मद वो ये पूछ रहे हैं कि ये क्या है? ये क्या है? अच्छा ये बता दें ये क्या है? लिथियम। लिथियम। और ये क्या है? कार्बन। थोड़ा सा ऊंचा बोलिएगा। कार्बन। कार्बन। ओह वाह, ओके, और ये क्या है? ये तो मुझे भी पता होगा। ये क्या है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन। ये क्या है? और ये क्या है? बोरॉन। 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 ओके। और ये क्या है? अच्छा ये आप खुद दिखाएं, ये क्या है? हाइड। अच्छा ये बताइएगा ये क्या है? वो उनको भी आता है ये। चलिए जल्दी क्या से है ये? जल्दी से बताइएगा। बंटी आप बाद में खा लीजिएगा। ये ले। एक्चुअली ये बच्चा जब यहाँ पर आया था ना, he was a little scared, तो इसको यहाँ पर बिठाने के लिए इसके आगे इसकी अम्मा ने बंटीज रखी है, अब उसका सारा ध्यान बंटीज पर हो गया। मेरे अब आप जैसा ये बताइए ना, है, खाने ये का तो ज्यादा चीज़ें शौक हमें है। मालूम है, ये जी, जी। मेडल इसने जीते में इतने जी, जी। सारे इसको अवार्ड्स मिले हुए जी, जी। हैं, बहुत सारे। तो आपने कोई टारगेट बनाया था पहले से जिसकी बुनियाद के ऊपर आपने इसकी ट्रेनिंग करनी शुरू की कि मैंने इसको ये बनाना है, या खुद ब खुद ये हो गया? ये जब 4 मंथ का था तो इसने मैं अपने बेटे को करवा रही थी व्हील्स ऑन द बस, मेरा इससे बड़ा बेटा है, तो इसने परफॉर्म करना शुरू कर दिया। हमने इसको फौरन रिकॉर्ड कर लिया कि अच्छा। और उसके बाद 5 मंथ में इसकी रिकग्निशन स्टार्ट हो गई थी। ये अल्फाबेट्स को मतलब कार्ड इसके आगे रखते थे, क्योंकि उस टाइम अभी उस तरह बोलता नहीं था, तो ये पकड़ लेता था। अगर इसे कहा ये कैट है, एप्पल है, तो ये इस तरह से उसको करता था। तो मतलब 9 मंथ में ये था कि इसके हमने अप्लाई करने शुरू कर दिए, और तकरीबन 14 मंथ्स में इसने पहला लिटिल इनोवेटर का अवार्ड जो है विन किया। उसके बाद इंडिया में इसके लिए अप्लाई किया, तो वहाँ पे इसने 15 रिकॉर्ड, और अभी फख्रे पाकिस्तान का इसने जो है। वेरी नाइस। अच्छा हमारा एक साथी एंकर इस्लामाबाद में इस वक्त मौजूद है, जरा उससे भी कुछ सवाल करते हैं। हरमीत, आप 22 माह की उम्र में आप क्या करते थे? अच्छा, वैसे मैंने आप दोनों की गुफ्तगू तो नहीं सुनी क्योंकि टेक्निकल वजूहात की बिना पर, लेकिन ये जो बच्चा है यकीनन बहुत ही अमेजिंग जो चीज़ें कर रहा है, और चीज़ें वो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो बंदे को बड़े हैरान है। इस उम्र में तो रोमा की बात रोज है कि बंदा, हम तो पता नहीं क्या करते हैं, हमें याद भी नहीं है, बहुत हमने कुछ ऐसा किया ही नहीं है जिसकी वजह से हमें कोई याद भी करे। लेकिन मैं पूछना ये चाह रहा हूँ कि पेरेंट्स की क्या है, क्या आप लोग भी उसको बाकायदा जब भी पूछता है तो क्या आप लोग उसके साथ बैठ के इनके? जी जी हरमीत कंटिन्यू करें। हाँ,
अच्छा, तो ये मैं इनके पेरेंट्स से पूछना चाह रहा हूँ कि इसके जो सवालात थे, जो जवाबात आप लोगों ने इनको, क्या ये आपके जवाबात से भी मुतमईन होते हैं कि नहीं? उसमें भी बहुत सारी चीजें ढूंढता है कि ये नहीं ऐसे नहीं ऐसे करो। अच्छा, हमीद का सवाल ये कि आजकल के बच्चे बहुत ज्यादा क्वेश्चनिंग करते हैं, जिस तरह से वो खुद माशाल्लाह इतने एक्सेप्शनल स्किल्स उसके पास है, टैलेंटेड बच्चा है, जानता भी है, जब आपसे कोई सवाल करता है और आप उसको कोई जवाब देते हैं, बच्चा मुतमईन हो जाता है आपके जवाब से? एक्चुअली ये होता है कि मुझे हर वक्त मोबाइल अपने पास रखना पड़ता है। जैसे हम अगर कहीं शॉपिंग पे गए हैं तो एकदम से थंडरस्टॉर्म आया तो उसने पूछा ये क्या है, तो क्योंकि आपको खुद डेफिनेशन नहीं आती कि थंडरस्टॉर्म क्या है, तो फिर मुझे देखना पड़ता है, अच्छा ये ऐसे लाइट आई, इसने ऐसे टच किया वापस, तो फिर ये उस तरह से था। जैसे रेनबो है, ये कैसे बनती है मम्मा, तो मतलब क्वेश्चन ये करता है, लेकिन उसके लिए हमें खुद भी पहले सीखना पड़ता है कि क्या है। बहुत अच्छी बात है। हमारे यहाँ पर तो माओ या मतलब लाइक अगर हम फादर्स को भी देखें, सवाल किया जाता है, बच्चे को इग्नोर करते हैं, पीछे पीछे करते हैं, अपने फोन में बिजी रहते हैं। मालूम है आपको कौन है? ये कौन है मोहम्मद? अजीज भट्टी। अजीज भट्टी, जबरदस्त जबरदस्त। अच्छा, ये क्या है? ये अच्छा, ये बताइए ये कौन अपने है? किताबचे साथ लाया हुआ बच्चा। अच्छा, ये कौन है? लालक जान। लालक जान, बिल्कुल ठीक है। वेरी नाइस। पूछी, ये कौन है मोहम्मद? आप बात को मोहम्मद, वो ये कौन है? ये कौन है? ये कौन है? अब बंटी हमारी दान पे, ये कौन है? ये ले, आप खुद पकड़े, ये कौन है? जल्दी से बता दो। थोड़ा सा शाय है, थोड़ा सा शाय, क्योंकि लाइव कभी आया नहीं है तो पहली दफा इसका लाइव कौन है? कौन है? कुछ कहा है इसने? ये बताएगा, ये बताएं जल्दी से। ये जा रहे हैं, ये कौन है? जल्दी से बता दें, फिर वो कह रहे। अच्छा, ये नहीं, उसका ध्यान प्लेन्स की अच्छा, तरफ। ये कौन सा है? ये कौन है? ये कौन है? बड्डी। नहीं, ये कौन है? जल्दी से बताएं, ये बताएं। नहीं मोहम्मद, सही तरह से नॉटी नहीं होना ना, आप नॉटी हो जाते हैं ना। ये ले, असल में इसको आदत है दूसरी तरह इंटरव्यू देने की, तो वो ये होता है कि थोड़ा ब्रेक लिया, अच्छा फिर अब उसको पता है मैंने शरारत की तो थोड़ा सा हमने पूछा ये क्या कहते हैं, बंटी। मतलब इस तरह से थोड़ा सा उसको हो जाता है। मोहम्मद, आप किससे प्ले कर रहे हो? ये किस प्लेन से प्ले कर रहे हो? ये कौन सा है? अच्छा चलो, कौन सा जहाज है? ये कौन सा है? वो जो आपके आगे ब्राउन कलर पड़ा हुआ है बंटी का, इसको अरेबिक में क्या कहते हैं? ब्राउन को क्या कहते हैं अरबिक में? इसको इसको अच्छा, इसको क्या कहते हैं? चलो इसी का बता दो। ये कौन सा है? अस्वद। नहीं, ये अस्वद है। अच्छा, कलर तो इसका अस्वद है, ब्लैक मतलब अरबिक में कहते हैं। और इसका नाम क्या है प्लेन का? ये कौन सा लग रहा है? नाइट हॉक। अच्छा, ये इसको किसने बताया कि ये अस्वद लाइक अरबिक में सिखाना और फिर प्लेन्स के नाम और फिर इन चीजों से इसको इवन फ्लैग्स के नाम भी आते हैं। और इस तरह से है जैसे मतलब आप इसको, ये मोहम्मद, ये कौन सा प्लेन आपको लग रहा है? मोहम्मद ये देखें, मोहम्मद ये देखें, ये जा रहा है, ये टच कर दिया मोहम्मद को। ये किस प्लेन ने टच किया आपको? कौन सा था? अच्छा, ये देखें, वो देखें, फ्लैग किसका है? ओह माय गॉड, ये किसका फ्लैग है? अचानक आया, मैंने जान के नहीं पकड़ा, कसम से जान के नहीं पकड़ा। मोहम्मद जल्दी से बताइए किसका फ्लैग है मोहम्मद? अच्छा, ये पहले बताइए। ये देखिए, ये जी, ये कौन सा है? ये किसका है? नहीं, ये बताइए ना किसका है? इनके प्राइम मिनिस्टर कौन है? मोदी। अच्छा, और ये फ्लैग किस कंट्री का है? मोदी का फ्लैग है। मोदी। अच्छा, जल्दी से बता देंगे किस कंट्री? भाई उसको ये फ्लैग नहीं पसंद आ रहा, हमने भी नहीं पूछना। ओके, ये कौन सा है? श्रीलंका का है। वाओ, और ये किसका है? ये किसका है? मकाओ। और ये अच्छी बात है, इंडिया का नहीं कहा, हम चाहते भी नहीं। और ये कौन सा है? लीबिया। वाह, अच्छा ये किसका है? ये किसका है? ये तो ये पता है? ये किसका है? नहीं पता है हमें। ये तो इतना प्यारा है, ये बड़ा प्यारा बोलता है इसको। मोहम्मद इसका बताइए ये कौन सा है? ये मुझे दे, आप ये पकड़े, आप ये दिखाएं, ये देखें, ये अच्छा, ये बताएं जल्दी। श्रीलंका का तो है। ये कौन सा है? अच्छा, वाह, खा लो चलो बता दो। वो जैसे छोटा भीम खाता है ना लड्डू और उसका दिमाग चलता है, तो ये बंटी खा के इसका दिमाग चलता है। अच्छा, ये किसका फ्लैग है? मामा ये बताइए किसका फ्लैग है जल्दी से। अच्छा, ये जो मैंने कलर पहना हुआ है, ये कौन सा कलर है? व्हिच कलर इज दिस? ग्रीन को अरबिक में क्या कहते हैं? अख्तर। ओके, अच्छा मोहम्मद ये बताइएगा कि ये जो है इसको क्या कहते हैं? ये क्या है मोहम्मद? ये बोन कौन सी है? अच्छा, आपने वो फ्लैग बताना है या ये बताना है? अच्छा, ये बताएं, ये कौन सी है?
जल्दी से बता दें। वो जा रही मिस्टर बोनी जा रहा। चलिए ये बताइए कौन सा है? मेरे पास एक चीज है आपके लिए। बिस्किट खाने, चॉकलेट खानी? अभी आपके हाथ में एक और खतरनाक प्लेन भी आपने खतरनाक पकड़ा है। कसम से ये भी अचानक आया। ये कौन सा है? अच्छा, आप ऐसे सोचती है कि जब इतना बच्चा अनयूजुअल क्वालिटीज का मालिक हो, एबिलिटीज का मालिक हो, तो उसको फिर किस फील्ड में लेके जाएंगे, मतलब क्या करेंगे? स्कूलिंग में तो ये बड़ा इसको मसला होगा, ये बाकी बच्चों के जिसमें बहुत ज़्यादा ज़हीन होगा, बहुत ज़्यादा। साइकोलॉजिस्ट का ये कहना है कि ये नहीं जा सकता स्कूल में, ये गिफ्टेड चाइल्ड है, तो इसको गिफ्टेड प्लान कोई होगा तो उसके थ्रू जाएगा, या फिर जैसे इसको पीरियोडिक टेबल उन्होंने 10 दिन पहले उन्होंने कहा कि इसको पीरियोडिक टेबल अगर भाई के पास है तो ये आप कर लें, तो क्या हुआ? अच्छा ठीक होगा, आप ये इसके ले लें, मिस्टर बोनी के पापा जी आ रहे हैं। और ये था कि इसने विद इन 10 डेज इसने पीरियोडिक टेबल 60 तकरीबन कर लिए इसने। तो फिर उन्होंने कहा कि आप इसको हर गुजरते दिन के साथ डिफरेंट चीज़ें देंगे और ये वो करेगा, ये फोकस्ड नहीं रह सकता। आप अगर कहेंगे ये किसी एक चीज़ पर स्टिक करके रहे तो क्योंकि इसका IQ हाई है तो ये नहीं स्टिक नहीं करके रह सकता। तो कि इसके लिए पढ़ाई भी कोई एक्सेप्शनल वो कह रहे थे कि आप होनी चाहिए। बिल्कुल, वो कह रहे थे ये गिफ्टेड प्लान में आएगा। अभी इसकी फाइल अमेरिका गई हुई है, देखें होपफुली वहाँ से कोई गिफ्टेड प्लान के लिए। मोहम्मद लाइटनिंग प्लेन कह रहा है, मेरे पास किधर है लाइटनिंग प्लेन? अच्छा ये लाइटनिंग प्लेन है भाई, इसका तो नाम मुझे भी नहीं पता। अच्छा ये कौन सा था, ये किसने खराब किया था ये वाला? ये कौन सा था? मैं जंपिंग कर रहा था। जंपिंग कह रहे थे। और ये कौन सा है, कौन सा? लेयर जेट। लेयर जेट ये आपने सिखाया है तो उसने सीखा है ना? लाइक असल हुआ ये कि जब ये ऐसे बच्चों के लिए जी। और फिर दूसरे भी जो बच्चे देख रहे हो या जिनकी माएँ देख रही हों, अगर वो अपने बच्चों को चाहें कि वो एबिलिटी उनकी बढ़ाएं तो क्या करना चाहिए? अच्छा इसमें ये मेरे जैसे मैंने बताया कि पहले भी बच्चे हैं और ये तीसरा, तो इसका IQ उनसे हाई है। तो डॉक्टर्स का ये कहना होता है कि साइकोलॉजिस्ट ने ये कहा था कि जिस आप पहले अगर आपको लगता है कि आपका बच्चे में कोई एबिलिटी है तो उसको आप टेस्ट करवाएं साइकोलॉजिस्ट से, फिर उस लिहाज से उसको बर्डन डालें। अगर आप उससे ज़्यादा बर्डन डालते हैं तो वो ऑटिज़म की तरफ चला जाता है या एग्रेशन की तरफ चला जाता है, स्ट्रेस की तरफ चला जाता है। तो आप बच्चे का IQ चेक कराएं और फिर आपको लगता है कि हाँ इसमें इतनी एबिलिटी है तो फिर आप उसको जितना मर्जी उस पर बर्डनाइज करें उसको। अच्छा अभी जो आप बता रही इसके डॉक्यूमेंट्स अमेरिका गए में, वो भी एजुकेशन के लिए गए में? नहीं, वो किस चीज़? हाई IQ सोसाइटी है अमेरिका की, वहाँ पे इसके गए हुए हैं। और किस मकसद के लिए? लाइक वो क्या उससे वो अगर इसको सिलेक्ट करते हैं तो वहाँ से इसके गिफ्टेड फिर प्रोग्राम आया करेंगे, गिफ्टेड प्रोग्राम्स। अच्छा फिर ये वो सीखा करेगा। और अभी तक जो इस बच्चे ने अचीवमेंट्स और एजाज़ात और मेडल्स अपने नाम किए हैं, उसमें कुछ नुमाया जो चीज़ें इसने अचीव की हैं उनके नाम बता दें। अच्छा इसमें ये था कि इसने पहला जब ये 15 मंथ का था तो तब इसने 3 मिनट में 283 ऑब्जेक्ट रिकग्नाइज किए थे। तब छोटा था तो हमारे काबू आ जाता था, अब थोड़ा बड़ा हो गया तो हमारे काबू नहीं आता। फिर इसने 18 मंथ में किया था पाकिस्तान बुक ऑफ रिकॉर्ड में 10 मिनट में 700 ऑब्जेक्ट को। और अभी इसको 2 ऑनररी डॉक्टरेट मिले हैं और 7 फख्रे पाकिस्तान का इसको मिला है। वेरी नाइस। तो आपको क्या लगता है लाइक अच्छा ये बच्चों का रुझान आजकल बहुत ज्यादा फोन्स और मोबाइल्स और कार्टून्स और ये वो डॉक्यूमेंट इन चीजों में होता है, ये भी देखता है कार्टून्स वगैरह, और अगर आप इसको फोन देती हैं, यूट्यूब देखने देती हैं, तो आप इसके लिए कौन सी चीजों का इंतखाब करती हैं? ये अपनी मर्जी से करता है। जैसे अभी हमें कुछ जो है वो हमें नहीं आती लैंग्वेजेस, जैसे स्पेनिश हो गई, फ्रेंच हो गई, तो उसके लिए फिर हमें मोबाइल का सहारा लेना पड़ता है। और फिर ये होता है कि उसमें हम प्रोडक्टिव बनाते हैं उस चीज़ को। क्या ये देखना क्या पसंद करता है? अभी तो आजकल मूवीज इसको जैसे बम्बल बी है, इस टाइप की मूवीज इसको अच्छी लगती हैं और वो ये देखता है। वेरी नाइस। ये था। और अल्लाह ताला इस बच्चे को और ज्यादा कामयाब करे। लाइक अभी तो कामयाब है लेकिन अभी ही हैज अ लॉन्ग, सो बहुत अच्छा सब कुछ है। थैंक यू सो मच, आपने हमारे शो के लिए वक्त निकाला। एंड थैंक यू सो मच मोहम्मद। आज तो बहुत ज्यादा आप शरारती थे। इंशाल्लाह ताला जब अगली बार आप आओगे ना 1-2 साल के बाद, तो फिर हम उम्मीद करते हैं कि बहुत सारी चीजें करोगे आप हमारे लिए यहाँ पे। उसको शर्म आ गई है। वाह। चलिए व्यूअर्स, इसी के साथ अभी हम शो में एक ब्रेक शामिल करेंगे, वापस आएंगे एक ब्रेक के बाद। गुड मॉर्निंग। ब्रेक के बाद एक बार फिर से गुड मॉर्निंग पब्लिक में आपको खुशामदीद कहेंगे। दांतों की हिफाजत किस तरह से की जाए और किस तरह से दांतों की सेहत को बरकरार रखा जाए, इसके लिए कोलगेट स्पार्कल इज दी बेस्ट
टूथपेस्ट, इसका फॉर्मूला, इसमें इंग्रेडिएंट्स बहुत ज़बरदस्त है। अगर हम देखें इसमें शामिल है फ्लोराइड, इसमें शामिल है पर्ल पाउडर और इसमें शामिल है लौंग। तीनों चीज़ों के ही बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स हैं दांतों को लेकर, प्रोटेक्टेड भी आपके दांत रहते हैं। फ्लोराइड अगर हम देखें सो ये आपके दांतों को कैविटीज़ लगने से बचाता है और इसके साथ साथ आपके दांतों में कीड़ा नहीं लगने देता और आपके दांत ऑटोमेटिकली बहुत ज़्यादा मजबूत होते हैं। इसके साथ साथ अगर हम देखें लौंग आपके दांतों की तकलीफ को दूर करता है, आपके सांस को महकता रखता है। और अब आ जाए पर्ल पाउडर की तरफ, जो कि आपके दांतों को सफ़ेदी फराहम करता है। अगर आप चाहते हैं कि आपके दांत बहुत अच्छे रहें, महफूज रहें, किसी किस्म की कोई कैविटीज़ ना लगे, प्रोटेक्टेड रहें, सो इसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप कोलगेट स्पार्कल को दिन में 2 मरतबा एक अच्छी क्वालिटी के टूथ ब्रश के साथ इस्तेमाल करें। जी सर। जी, इसमें 2 चीज़ें बड़ी अहम है और वो ये है कि रात को सोने से पहले आपने कुछ भी चाहे खाया हो, सोने से पहले आपने अपने दांतों को कोलगेट स्पार्कल से साफ़ करना है। ये बहुत ज़रूरी है। इसमें शामिल जो अज्जा हैं जिसके बारे में रोमा आपको बताया कि फ्लोराइड है, पर्ल पाउडर है और लौंग है, ये महफूज रखेंगे सारी रात आपके दांतों को कीड़ा लगने से। और दूसरी बात यह कि नाश्ते के बाद आपने अपने दांतों को कोलगेट स्पार्कल से साफ़ करना है हर सूरत में। उसकी वजह यह है कि जो अज्जा रह जाते हैं दांतों के दरमियान में वो साफ़ हो जाएंगे। और तीसरी एक चीज़ ये कि आपने अगर कोई मीठा दिन में खाया है तो कोशिश करें कि मीठा खाने के बाद कोलगेट स्पार्कल से अपने दांत साफ़ करें। ये भी आपके महफूज रखेंगे कीड़ा लगने से, कैविटीज़ बनने से। बिल्कुल ठीक हो गया। हरमीत, आप क्या कहना चाहेंगे भाई? बिल्कुल, हाँ, राहुल साहब ने दुरुस्त फरमाया। अगर आपने जो चीज़ें गिनवाई हैं तो बहुत ज़रूरी है दांतों के लिए सारी चीज़ें, पर्ल पाउडर, फ्लोराइड और फिर लौंग, क्योंकि अमूमन यही होता है कि हम रात को बहुत सारी चीज़ें खा लेते हैं और फिर क्या होता है कि अक्सर औकात जो है वो दांतों में दर्द भी शुरू हो जाता है। तो लौंग उसके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। वो ना घरों में भी टोटके आजमाते रहते हैं कि भाई लौंग रख लो तो दर्द दूर हो जाएगा। तो मैं उन तमाम तर लोगों से यही गुजारिश करूंगा कि रात को जब आप सोते हैं तो कम से कम सोने से पहले कोलगेट स्पार्कल से जब आप ब्रश करते हैं तो कम से कम ये जो चीज़ें हैं, ये जो कैविटीज़ हैं, मुख्तलिफ जो जरासीम है जो जन्म लेते हैं, क्योंकि ज़ाहिर बात है जब आपने खाया पिया और ब्रश ना किया हो तो वो यही सारी चीज़ें जन्म लेती हैं और आपके दांत को नुकसान पहुँचता है। तो नुकसान पहुँचाने से पहले आप ब्रश करें कोलगेट स्पार्कल से तो यकीनन आपको इस्तेफादा होगा। बिल्कुल ठीक हो गया। और इसी के साथ सिर्फ यही नहीं, कोलगेट स्पार्कल आप सबके लिए ला रहा है कीमती नमाज जीतने का मौका। आपने करना क्या है कि कोलगेट स्पार्कल के साथ हमें अपनी कोई पिक्चर व्हाट्सएप करनी है या अपने किसी भी फैमिली मेंबर की, और हमारा नंबर इस वक्त आप पब्लिक न्यूज़ की टेलीविजन स्क्रीन पर भी देख सकते हैं, 030693194749। इस पर आपने हमें कोलगेट स्पार्कल के साथ पिक्चर व्हाट्सएप करनी है, जो कि हम अपने शो में दिखाएंगे भी, और उसके बाद आप लकी ड्रॉ में पार्टिसिपेट कर सकते हैं और बहुत से कीमती इनामात जीत सकते हैं। अभी हमें शो में आगे बढ़े और विंटर ओलंपिक्स चाइना का जिक्र करना है। बीजिंग ओलंपिक्स की ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है, रुख करेंगे जुबैर बशीर का। जुबैर, बताइएगा कैसा माहौल, कैसी फेस्टिविटी, तमाम चीज़ों के हवाले से अपडेट कीजिएगा। जी बहुत शुक्रिया। बीजिंग विंटर ओलंपिक्स जो हैं वो अब फाइनल हाफ में दाखिल हो चुके हैं। अब तक इन खेलों का इनकाद जो है वो बहुत ही शानदार अंदाज में हुआ है और इन खेलों ने देखने वालों और शिरकत करने वालों की यादों पर बहुत गहरे नकूश छोड़े हैं। और यहाँ आपको बताता चलूँ कि अब तक इन खेलों में 13 नए आलमी रिकॉर्ड कायम हो चुके हैं और ये जो आलमी रिकॉर्ड हैं वो स्पीड स्केटिंग और शॉर्ट ट्रैक स्पीड स्केटिंग में कायम किए गए हैं। इन खेलों की जो नशरियात हैं उन्होंने भी नए रिकॉर्ड कायम किए हैं। अब तक बीजिंग विंटर ओलंपिक्स की जो टीवी पर व्यूअरशिप है वो 2.05 बिलियन आवर्स तक पहुंच चुकी है, जो 2014 और 2018 के विंटर ओलंपिक्स की मजमूई व्यूअरशिप से भी ज़्यादा बनती है। और इन खेलों की जो ऑनलाइन व्यूअरशिप है वो 2.23 बिलियन से क्रॉस कर चुकी है, जो अपने आप में एक बड़ा वर्ल्ड रिकॉर्ड है। और यहाँ पर खिलाड़ियों को मौसम की सूरत हाल से अपडेट रखने के लिए भी बहुत सी नई टेक्नोलॉजीज मुतारिफ करवाई गई हैं। यहाँ जो खेल के आउटडोर मुकामात हैं वहाँ पर हर 100 मीटर के बाद वेदर अपडेट और हर 1 मिनट के बाद वेदर अपडेट का इस्तेमाल किया गया है, जिससे मौसम की सूरत हाल पर नज़र रखते हुए बेहतरीन अंदाज में खेलों के इनेकाद को यकीनी बनाया गया है। मौजूदा हफ्ता पाकिस्तान के लिए भी बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल है, क्योंकि बुध के रोज़ पाकिस्तानी एथलीट मोहम्मद करीम पाकिस्तान के लिए पहला सरमई ओलंपिक मेडल जीतने के लिए कोशिश करेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच जुबैर, आप हमें तमाम तर अपडेट्स दे रहे थे। अभी हमें शो में आगे बढ़ना है। हमारे शो का लास्ट सेगमेंट मुल्तान का रुख करेंगे, जहां पर सेफ सिटी का जो मंसूबा है तातुल का शिकार
दौर है, फंड्स की किल्लत है जिसकी वजह से मंसूबा अभी तक कंप्लीट नहीं हो पाया और इसी की वजह से जो जराइम है उनमें बहुत ज़्यादा इजाफा हो रहा है अगर हम मुल्तान में देखें। सो हमारे साथ हमारे नुमाइंदा पब्लिक न्यूज़ मुल्तान शाहिद इमरान हमें शो में ज्वाइन करें। थैंक यू सो मच शाहिद, आप इतनी दूर से तशरीफ लाई। ये बताइएगा रीजंस क्या हैं? एक तो फंड्स की किल्लत, इसके अलावा भी क्या कोई और रीजंस हैं और जराइम की तादाद में इजाफा, इन दोनों पर रोशनी डालिएगा। जी बिल्कुल, जैसा कि आपको पता है कि मुल्तान की आबादी जो है 45 लाख पर मुश्तमिल है और जनूबी पंजाब के बड़े शहरों में मुल्तान शुमार होता है। और इसके साथ साथ हुकूमत पंजाब की जानिब से साल 2017 में सेफ सिटी प्रोजेक्ट का मंसूबा शुरू करने का ऐलान किया गया था और इसकी इमारत जो है वो भी मुल्तान के इलाके शमसाबाद में तामीर की जा रही है, जो कि उसका ग्रे स्ट्रक्चर मुकम्मल हो चुका है एक हिस्से का, और दूसरे हिस्से पर अभी तक फंड्स ना होने की वजह से काम तात्तुल का शिकार है। हुकूमत को चाहिए कि वो इसके फंड का अजरा फौरी तौर पर करे ताकि इस मंसूबे को मुकम्मल किया जा सके। और इस मंसूबे को जब मुकम्मल किया जाएगा तो ज़ाहिर बात है जराइम की रोकथाम में भी मददगार साबित होगा ये मंसूबा। जिस तरह लाहौर में ये मंसूबा मुकम्मल किया गया और जराइम की रोकथाम में काफ़ी हद तक वो कमी भी आ रही है, खातिर खा नताइज सामने आ रहे हैं। तो शहरियों ने भी मुतालबा किया है हुकूमत पंजाब से कि इस मंसूबे को जो है वो जल्द से जल्द मुकम्मल किया जाए ताकि जराइम की रोकथाम में कमी आ सके। अच्छा, ये फरमाइए कि अभी तक कितना पैसा आपके ख्याल में लग चुका होगा जो गवर्नमेंट लगा के और फिर भूल गई है और बाकी मंसूबा मुकम्मल नहीं हो रहा? जी, इसके इब्तदाई जो अखराजात थे वो 4 अरब रुपए का मंसूबा ये था और फंड्स की अदम फरामी की वजह से 4 साल से ये तात्तुल का शिकार है और अब इसकी जो लागत है वो भी बढ़कर 7 अरब से तजावुज़ कर चुकी है। और इसके साथ साथ जराइम की वारदात की अगर बात, तो आपने बताया कि जराइम जो है वो बढ़ते चले जा रहे हैं, काफ़ी हद तक बढ़ चुके हैं। मुल्तान में कोई इलाका ऐसा नहीं है, 32 थाने हैं मुल्तान शहर के अंदर और 45,000 से ज़ायद पुलिस एहलकार इन थानों में तैनात हैं। नफरी की भी कमी का सामना है और जो CPO मुल्तान है खुर्रम शहजाद साहब, लास्ट टाइम उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, उसमें भी हमने ये इशू उठाया उनके सामने के जराइम की रोकथाम को किस तरह काबू पाया जा सकता है। तो उनका ये भी यही कहना था कि फंड्स जैसे ही आएंगे ये मंसूबा शुरू होगा सेफ सिटी प्रोजेक्ट का तो जराइम की रोकथाम में कमी आएगी, जो जराइम पेशा अफराद हैं उनकी जो गिरफ्तारियां उनमें वो भी मुमकिन बनाई जा सकेंगी। बिल्कुल ठीक हो गया जी हरमीत। अच्छा, जो वजूहात हैं ताख़ीर होने की वजूहात क्या हैं? क्योंकि हमने देखा है कि इस प्रोजेक्ट को हमेशा जो है बड़ी तरजीह दी गई है, चाहे लाहौर हो इस्लामाबाद हो, लेकिन मुल्तान में क्या वजूहात बनी है इसकी अब तक? मुल्तान में मेन वजूहात जो बनी है वो ये हैं कि फंड्स की अदम फरामी है। नहीं, वो तो हो गए, लेकिन फंड्स की अदम फरामी क्यों हो रही है? कोई वजह भी बताते हैं? वो वजह ये है कि वजह ये बता रहे हैं कि आपको पता है कि कोरोना की सूरत हाल आ गई, उसके तहत हुकूमत पंजाब ने जो सेहत का जो शोबा है उसमें जो है उसको ज़्यादातर इन्वेस्ट कर दिया। और इसके साथ साथ अब जैसे तर्जमान हैं सेफ सिटी प्रोजेक्ट के, उनसे भी मेरी बात हुई, उनका यही कहना है कि हुकूमत अब इस मसले को संजीदगी से ले रही है और जल्द इसके पर फंड्स जारी करेगी और इस मंसूबे को मुकम्मल किया जाएगा। हमेशा जो बुज़दार साहब हैं वो जनूबी पंजाब की बहुत बात करते हैं कि उसके लिए वसाइल बहुत होंगे, वसाइल की कमी का शिकार नहीं होने दिया जाएगा और तरक्की होगी, तो ये भी उस तरक्की के मंसूबों में शामिल है, लेकिन बुज़दार साहब की शायद तवज्जो नहीं हो पा रही इस तरफ को। जी बिल्कुल, बुज़दार साहब मुल्तान भी आते हैं और आपको बताऊं कि जो मुल्तान के जो नुमाइंदे हैं, मुंतखब नुमाइंदे हैं, हुकूमती नुमाइंदे हैं, उनको चाहिए कि वो इस मामले को जो है वज़ीर आला पंजाब तक पहुंचाएं और इस हवाले से उनको कहें कि फंड्स का अजरा जो है जल्द किया जाए मंसूबे को, ताकि ये वक्त पर मुकम्मल किया जाए। और शहरी जो है, ताजर बरादरी जो है वो भी अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार नज़र आते हैं। आए रोज़ चोरी डकैती की वारदातें आम हो चुकी हैं। ऐसे जो अपना क्या कहते हैं उसके CCTV कैमरे जो अक्सर लगे हुए होते हैं वो भी नाकारा हैं, जो ताजर बरादरी और शहरी घरों के अंदर बाहर लगाते हैं, उस पे जब उनको उसके जो उसका है वो रिजल्ट उसके अच्छे नहीं है। हुकूमत को चाहिए कि वो जल्द से जल्द फंड फराहम करे और ये मंसूबा मुकम्मल। ठीक है, बहुत शुक्रिया शाहिद इमरान, हमारे साथ शो में मौजूद तमाम तर तफसीलात बता रहे थे कि क्यों ये मंसूबा तात्तुल का शिकार है और क्या किया जा सकता है। इसी के साथ ही व्यूअर्स हमारा आज का शो अपने इख्तिताम को पहुंचा। आपसे मुलाकात होगी कल, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, हमें दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।